हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप यू ऑल आर डूइंग फैंटास्टिक और आप सबकी पढ़ाई एकदम अच्छे से चल रही है। आई वेलकम यू ऑल टू द लास्ट सेशन ऑफ दिस ब्यूटीफुल चैप्टर जिसका नाम है कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम। इसके पहले हमने 2 सेशंस किए हैं जिसके अंदर वी हैव लर्न व्हाट इज नॉन इंटीग्रल अकाउंटिंग, उसके जर्नल एंट्रीज सारे कैसे पास होते हैं और वो सबके लॉजिक्स हमने एकदम क्लियरली देखे थे। एंड उसके बाद वाले सेशन में हमने नॉन इंटीग्रल अकाउंटिंग से रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व किए थे। अगर आपने वो 2 सेशंस अच्छे से देख लिए हैं देन ट्रस्ट मी आज का सेशन आपके लिए एकदम इजी होने वाला है, क्योंकि आज के सेशन में हम देखने वाले हैं इंटीग्रेटेड अकाउंटिंग सिस्टम एंड उसके बाद जो रिकंसिलिएशन हमें करना होता है एज वेल एज जो मेमोरेंडम ऑफ रिकंसिलिएशन अकाउंट बनाना होता है वो हम देखने वाले हैं। यूजुअली क्वेश्चंस एग्जाम में रिकंसिलिएशन से ज्यादा आते हैं, इसीलिए रिकंसिलिएशन वाला चैप्टर, रिकंसिलिएशन वाला जो टॉपिक है वो इंपॉर्टेंट हो जाता है और हम आज के सेशन में वो एकदम लॉजिकली समझेंगे कि पूरा रिकंसिलिएशन कैसे करना है। तो आई होप आप सबने जो सेशन 1 था जिसके अंदर हमने ये सारे जर्नल एंट्रीज देखे थे और इसके जो लॉजिक्स थे वो समझे थे, वो अच्छे से आपको समझ में आ गए हैं। ठीक है, आई होप आपने वो दोनों सेशंस देख लिए हैं। लेट्स स्टार्ट विथ टुडेज सेशन, बट बिफोर वी स्टार्ट ये वीडियो को लाइक जरूर कर देना, अपने सारे दोस्तों के साथ भी ये जरूर शेयर करना और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है देन डू हिट द सब्सक्राइब बटन। ठीक है, चलो लेट्स स्टार्ट। अभी हमें आज पढ़ना है इंटीग्रेटेड अकाउंटिंग सिस्टम। तो हमने देखा था लास्ट सेशन में कि भाई 2 टाइप के सिस्टम होते हैं, एक है नॉन इंटीग्रल अकाउंटिंग सिस्टम और दूसरा है इंटीग्रेटेड अकाउंटिंग सिस्टम। अब ये इंटीग्रेटेड अकाउंटिंग सिस्टम क्या है, तो इंटीग्रेटेड नाम में ही है इंटीग्रेटेड। इंटीग्रेटेड का मतलब क्या है कि यहां पर क्या होता है, इन इंटीग्रेटेड अकाउंटिंग सिस्टम कॉस्ट एंड फाइनेंशियल अकाउंट्स आर मेंटेन्ड इन अ सिंगल सेट ऑफ बुक्स। नॉन इंटीग्रल अकाउंटिंग सिस्टम में हमने देखा था कि भाई कॉस्टिंग की बुक्स और फाइनेंस की बुक्स अलग रहती है और हम वहां पर जो पर्सनल अकाउंट्स है, इम्पर्सनल अकाउंट्स है, जैसे बैंक अकाउंट हो गया, क्रेडिटर्स अकाउंट हो गया, डेटर्स अकाउंट हो गया, वो सारे अकाउंट्स वहां पर नहीं लेते हैं। इसीलिए वी क्रिएट अ सेपरेट अकाउंट जिसका नाम है CLC अकाउंट, विच इज कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट, जिसके अंदर हम डबल एंट्री पास करते हैं। लेकिन यहां पर इंटीग्रेटेड अकाउंटिंग सिस्टम में क्या है, आपकी जो कॉस्ट की बुक्स है और जो फाइनेंस की बुक्स है वो दोनों सेम है। अगर बुक्स दोनों सेम है तो बेस्ट पार्ट क्या है, यहां पर हम सारे अकाउंट्स यूज कर सकते हैं। तो जैसे आप 11th स्टैंडर्ड में अकाउंटिंग करते थे, बेसिक अकाउंटिंग, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, वैसे ही अकाउंटिंग इंटीग्रेटेड अकाउंटिंग सिस्टम में करना है। इसलिए इंटीग्रेटेड अकाउंटिंग सिस्टम काफी इजी हो जाता है, इस पर जो सम्स आते हैं वो भी काफी इजी होते हैं, क्योंकि हमें जो बेसिक अकाउंटिंग हमने सीखा है वही अकाउंटिंग हमें यहां पर करनी है। ठीक है, चलो पहले जो थियरी है वो एक बार पढ़ लेते हैं, देन विल जंप टू द क्वेश्चंस। ओके, चलो। There is no need for separate cost and financial ledgers. It gives information needed for both cost control as well as financial reporting. तो अगर इंटीग्रेटेड अकाउंटिंग यूज होता है तो यहाँ पर कोई सेपरेट कॉस्टिंग के बुक्स मेंटेन नहीं होते हैं, सेपरेट कॉस्ट बुक्स मेंटेन नहीं होते। कॉस्ट और फाइनेंस दोनों के बुक्स एक ही होते हैं, सेम बुक्स होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इसके एडवांटेजेस क्या है, सबसे पहले तो नो रिकंसिलिएशन इज रिक्वायर्ड। यहां पर हमें रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। हम जो लास्ट टॉपिक देखने वाले रिकंसिलिएशन वो नॉन इंटीग्रेटेड अकाउंटिंग में ही आते हैं, क्योंकि कॉस्ट बुक्स अलग है और फाइनेंस के बुक्स अलग है। लेकिन यहां पर तो रिकंसिलिएशन की जरूरत ही नहीं है क्योंकि एक ही बुक्स है। फिर टाइम एंड एफर्ट्स बच जाएगा क्योंकि 2 सेपरेट बुक्स मेंटेन नहीं होते, रिकंसाइल नहीं करना है, डेटा फटाफट एक्सेस कर पाएंगे हम। एंड लास्ट है इट बिकम्स इकोनॉमिकल, यानी हमारे पैसे भी बच जाएंगे, स्टाफ वगैरह हमें कम हायर करने पड़ेंगे। तो ये सारे एडवांटेजेस हो गए इंटीग्रेटेड अकाउंटिंग सिस्टम के। लेकिन इंटीग्रेटेड अकाउंटिंग सिस्टम के कुछ प्री रिक्विजिट्स क्या है, तो फर्स्ट प्री रिक्विजिट इज लेवल ऑफ इंटीग्रेशन, यानी हमें एग्जैक्टली पता होना चाहिए कि हमें कितना इंटीग्रेट करना है, प्राइम कॉस्ट, फैक्ट्री कॉस्ट तक कि फिर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड तक कि पूरा कॉस्ट शीट इंटीग्रेट करना है, तो ये हमें पता होना चाहिए। नेक्स्ट एक प्रॉपर यूनिफॉर्म कोडिंग सिस्टम होना चाहिए, वरना ऐसा ना हो कि कॉस्टिंग में कुछ अलग हो रहा है, फाइनेंस में कुछ अलग हो रहा है और बुक्स एक ही मेंटेन हो रहा है, तो फिर कंफ्यूजन हो अकाउंटिंग में। फिर कॉमन ट्रीटमेंट, कई बार क्या होता है अकाउंट्स में हम अक्रूवल बेसिस पे नहीं लेते, हम कैश बेसिस पे लेते हैं और फाइनेंस में हम अक्रूवल बेसिस पे करते हैं एज पर इंड एस। तो अगर ट्रीटमेंट अलग है तो फिर आप 2 सेपरेट बुक्स तो आप सिमिलर इंटीग्रेटेड बुक्स मेंटेन नहीं कर सकते। अगर आपको इंटीग्रेटेड बुक्स मेंटेन करना है तो आपका जो ट्रीटमेंट है, जो सारे आइटम्स है, फाइनेंशियल आइटम्स के जो ट्रीटमेंट्स है वो भी कॉमन होने चाहिए। एंड लास्ट है कोऑर्डिनेशन बिटवीन द टीम्स, कॉस्टिंग डिपार्टमेंट एज वेल एज फाइनेंशियल डिपार्टमेंट का प्रॉपर कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। ठीक है, चलो इसका मेजर एक फीचर क्या इंटीग्रेटेड अकाउंटिंग सिस्टम का, कि यहां पर ये कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट नहीं आएगा। हम सीधा सीधा बैंक अकाउंट, डेटर्स अकाउंट, क्रेडिटर्स अकाउंट, फिक्स एसेट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, ये सारे अकाउंट्स यूज करेंगे। यानी जो बेसिक अकाउंटिंग एंट्री हम पास करते हैं वैसे ही हमें यहां पर करना है। ठीक है, चलो
कैन वी स्टार्ट? जैसे हमने नॉन इंटीग्रेटेड अकाउंटिंग सिस्टम में सारे जर्नल एंट्रीज का एक एक करके लॉजिक समझा था, वही लॉजिक यहां पर अप्लाई होता है। इसलिए अभी मैं वापस आपको पूरा लॉजिक एक्सप्लेन नहीं करूंगा, बट बेसिक जो एंट्रीज पास होती है वो मैं आपको समझा दूंगा, ठीक है? क्योंकि लॉजिक हमने ऑलरेडी वो सेशन में एकदम इन डेप्थ, एकदम टाइम लेके डिस्कस कर लिया है। तो अगर आपने सेशन 1 देख लिया है तो मैंने सिमिलर फॉर्मेट में ही यहां पर जर्नल एंट्रीज लिखे हैं, तो आपको एकदम क्लियरली लिंक हो जाएगा और ये भी आपको एकदम इजीली समझ में आ जाएगा, ठीक है? चलो, तो सबसे पहले स्कीम ऑफ अकाउंटिंग एंट्रीज में मटेरियल से रिलेटेड जो एंट्रीज हम पास करते हैं, तो इंटीग्रेटेड अकाउंटिंग सिस्टम अगर आप फॉलो करते हो तो मटेरियल से रिलेटेड क्या एंट्रीज पास करेंगे? तो रॉ मटेरियल परचेस के लिए बेसिक एंट्री, रॉ मटेरियल परचेस करते हैं तो क्या होता है, मटेरियल अंदर आता है, पैसे बाहर जाता है, या फिर जो हमारा क्रेडिटर है, पेएबल है, वो क्रेडिट होता है। तो रॉ मटेरियल परचेस की एंट्री क्या आएगी? स्टोर्स लेजर कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट या फिर पेएबल्स अकाउंट। डायरेक्ट मटेरियल इश्यूड टू प्रोडक्शन, मैंने आपको कहा था कि प्रोडक्शन में इश्यू करते हैं, इसका मतलब क्या है कि अभी वो गुड्स जो है, रॉ मटेरियल, वो डब्ल्यूआईपी बनने जा रहा है, तो डब्ल्यूआईपी डेबिट होता है और रॉ मटेरियल डब्ल्यूआईपी बनने जा रहा है, तो रॉ मटेरियल बाहर जा रहा है, तो स्टोर्स लेजर कंट्रोल अकाउंट को क्रेडिट करना पड़ेगा। तो डायरेक्ट मटेरियल प्रोडक्शन में इश्यू होता है तो एंट्री क्या आती है? डब्ल्यूआईपी अकाउंट डेबिट टू स्टोर्स लेजर कंट्रोल अकाउंट। वेरी सिमिलर एंट्रीज टू इंटीग्रेटेड अकाउंटिंग सिस्टम, फर्क सिर्फ इतना है कि वहां पर जहां जहां हम कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट यूज करते थे, वहां पर हम ये अगर इंटीग्रेटेड अकाउंटिंग सिस्टम यूज करते हैं तो यहां पर हम बैंक अकाउंट, क्रेडिटर्स अकाउंट, डेटर्स अकाउंट, जो एग्जैक्टली अकाउंट यूज होने चाहिए वही यूज करेंगे। बाकी लॉजिक्स कुछ अलग नहीं है, ट्रीटमेंट कुछ भी अलग नहीं है, जर्नल एंट्रीज कुछ भी अलग नहीं है, फॉर्मेट कुछ भी अलग नहीं है, ठीक है? चल, फिर है इनडायरेक्ट मटेरियल इश्यूड टू फैक्ट्री। अगर प्रोडक्शन में जा रहा है तो डब्ल्यूआईपी टू स्टोर्स लेजर कंट्रोल अकाउंट, फैक्ट्री में जा रहा है तो एंट्री क्या आएगी? फैक्ट्री ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट या फिर प्रोडक्शन ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू स्टोर्स लेजर कंट्रोल अकाउंट, क्योंकि मटेरियल तो बाहर ही जा रहा है। वैसे अगर एडमिन डिपार्टमेंट में मटेरियल जा रहा है तो एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू स्टोर्स लेजर कंट्रोल अकाउंट, मटेरियल तो बाहर ही जा रहे हैं तो स्टोर्स लेजर कंट्रोल अकाउंट विल ऑलवेज बी क्रेडिटेड, बट डब्ल्यूआईपी को डेबिट करना है, फैक्ट्री ओवरहेड को डेबिट करना है, एडमिन को डेबिट करना है। कि लास्ट एंट्री यहां पर है कि मटेरियल इज इश्यूड फॉर सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन डिपार्टमेंट, तो यहां पर क्या डेबिट करेंगे? सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन अकाउंट डेबिट टू स्टोर्स लेजर कंट्रोल अकाउंट। सिंपल, इजी। चलो, मटेरियल रिटर्न टू सप्लायर, अगर सप्लायर को मटेरियल वापस दे रहे तो सप्लायर को अगर मटेरियल वापस देंगे तो उसे पैसे वापस आ जाएंगे और मटेरियल चला जाएगा, तो एंट्री विल बी पेएबल्स अकाउंट डेबिट या फिर बैंक अकाउंट डेबिट। यहां पर आप लिख सकते हो पेएबल्स अकाउंट डेबिट या फिर बैंक अकाउंट डेबिट टू स्टोर्स लेजर कंट्रोल अकाउंट। एंड लास्ट है मटेरियल रिटर्न फ्रॉम प्रोडक्शन टू स्टोर्स, प्रोडक्शन में चला गया था, डब्ल्यूआईपी में चला गया था, लेकिन वहां से मटेरियल वापस आ रहा है, तो मटेरियल अगर वापस आ रहा है तो स्टोर्स लेजर कंट्रोल अकाउंट डेबिट, मटेरियल अंदर आया और प्रोडक्शन के वक्त हमने डब्ल्यूआईपी को डेबिट किया था तो डब्ल्यूआईपी को भी क्रेडिट कर दो, तो एंट्री विल बी स्टोर्स लेजर कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू डब्ल्यूआईपी अकाउंट। सिंपल, इजी, परफेक्ट। चलो आगे मूव ऑन करते हैं। वेजेस से रिलेटेड क्या एंट्री आएगी? तो सबसे पहले है वेजेस पे, अगर वेजेस पे करते तो एंट्री क्या है? वेजेस टू बैंक या फिर वेजेस टू इसमें कोई पेएबल्स वगैरह तो क्रिएट नहीं हो गए, तो एंट्री विल बी वेजेस टू बैंक अकाउंट। तो फर्स्ट एंट्री इज वेजेस टू बैंक। दूसरा है, अभी ये डायरेक्ट वेजेस है वो अलग अलग चीजों को चार्ज होंगे, या तो प्रोडक्शन को चार्ज होगा या तो फैक्ट्री को चार्ज होगा, तो मटेरियल में जैसे करते थे वैसे ही यहां पर चार्ज करना है। तो वेजेस पे करने की एंट्री है वेजेस कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, यहां पर सीएलसी अकाउंट नहीं है, यहां पर सीधा सीधा बैंक अकाउंट है। फिर इफ डायरेक्ट वेजेस आर चार्ज टू प्रोडक्शन, अगर वेजेस डायरेक्ट है तो डायरेक्ट वेजेस कहां अब्सॉर्ब होते हैं? डायरेक्ट वेजेस आर अब्सॉर्ब्ड इन डब्ल्यूआईपी, तो एंट्री विल बी डब्ल्यूआईपी कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू वेजेस अकाउंट। वेजेस अकाउंट कहां ट्रांसफर कर दिया हमने? डब्ल्यूआईपी में कर दिए। कहां अब्सॉर्ब करवा दिए? डब्ल्यूआईपी में करवा दिए। अगर इनडायरेक्ट वेजेस है यानी फैक्ट्री से रिलेटेड वेजेस है तो ये कहां पर अब्सॉर्ब होंगे? फैक्ट्री ओवरहेड्स में, तो वेजेस निकल गए और वो फैक्ट्री ओवरहेड में अब्सॉर्ब हो गए, तो एंट्री क्या आएगी? फैक्ट्री ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू वेजेस अकाउंट। फिर आ जाते हैं इनडायरेक्ट वेजेस रिलेटेड टू एडमिन, अगर हमें एडमिन डिपार्टमेंट को अब्सॉर्ब करवाना है तो एंट्री क्या आएगी? एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू वेजेस अकाउंट। वैसे ही अगर इनडायरेक्ट वेजेस सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड है और उनको अब्सॉर्ब करवाने तो एंट्री विल बी सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू वेजेस अकाउंट। सिंपल, इजी, परफेक्ट। चलो, अभी ओवरहेड से रिलेटेड जो भी एक्सपेंस है तो उससे रिलेटेड कोई एक्सपेंस होता है तो इसकी जर्नल एंट्री क्या आएगी? तो लेट अस सी एक एक करके, ठीक है। फर्स्ट है फैक्ट्री ओवरहेड इनकर्ड। अभी फैक्ट्री ओवरहेड जब इनकर होता है यानी आपने पे किया, एक्चुअल इनकर किया, बुक्स में रिकॉर्ड किया, तो इसकी एंट्री क्या आएगी? सिंपल, फैक्ट्री ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट या फिर पेएबल अकाउंट। यहां पर तो सीएलसी अकाउंट है नहीं,
जैसे मटेरियल में करते थे, वेजेस में करते हैं, वैसे ही सेम यहाँ पर फैक्ट्री ओवरहेड्स में करना है। तो फैक्ट्री ओवरहेड्स इनकर्ड की एंट्री क्या है, फैक्ट्री ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट डेबिट या फिर पेबल्स अकाउंट डेबिट, एंड देन फैक्ट्री ओवरहेड क्या होगा, अब्सॉर्ब होगा। हमने ओवरहेड्स चैप्टर में देखा था कि पहले जो ओवरहेड है वो अब्सॉर्ब होता है और फिर इनकर होता है, फिर हमें एक्चुअल पता चलता है। तो एक्चुअल ओवरहेड की एंट्री तो हमने यहाँ पर पास कर दी, एक्चुअल ओवरहेड की एंट्री हमने पास कर दी, ओवरहेड अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट या फिर पेबल्स अकाउंट। बट अभी अब्सॉर्प्शन के लिए एंट्री क्या पास करनी है, तो सेम लॉजिक, सिमिलर लॉजिक। इफ फैक्ट्री ओवरहेड इज अब्सॉर्ब्ड इनटू प्रोडक्शन, तो एंट्री विल बी डब्ल्यूआईपी अकाउंट डेबिट टू फैक्ट्री ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट डेबिट। अगेन एडमिन ओवरहेड इनकर हुआ, तो एडमिन ओवरहेड इनकर होने की एंट्री क्या है, एडमिन ओवरहेड अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। इनकर होता है यानी हमने एक्चुअल पे किया, एक्चुअल में खर्चा किया, तो एक्चुअल खर्चा करेंगे तो क्या होगा, वो एक्सपेंस को डेबिट करेंगे, और पैसे मनी जो है वो बाहर जा रहा है, पैसे बाहर जा रहे हैं, या फिर पेबल्स अकाउंट क्रिएट हो रहा है तो उसको क्रेडिट करेंगे। सिंपल 11th स्टैंडर्ड अकाउंटिंग, कुछ रॉकेट साइंस नहीं है। और जहां पर अब्सॉर्ब करवाना है वो अकाउंट को डेबिट करके फिर वो जो भी एक्सपेंस आपने डेबिट किया था उसे क्रेडिट कर दो, उसे निकाल दो, अब्सॉर्ब करवा दो। करेक्ट। तो यहां पर एडमिन ओवरहेड अगर हम इनकर कर रहे हैं तो एंट्री क्या आएगी, एडमिन ओवरहेड अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, एंड व्हेन एडमिन ओवरहेड इज रिलेटेड टू प्रोडक्शन तो इट इज अब्सॉर्ब्ड बाय फिनिश गुड्स। हमने कॉस्ट शीट में देखा था एडमिन ओवरहेड रिलेटेड टू प्रोडक्शन कम्स बिफोर फिनिश गुड्स, तो एडमिन ओवरहेड रिलेटेड टू प्रोडक्शन विल बी अब्सॉर्ब्ड बाय फिनिश गुड्स। तो एंट्री क्या आएगी, फिनिश गुड्स अकाउंट डेबिट टू एडमिन ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट, एडमिन ओवरहेड को निकाल दो और फिनिश गुड्स में अब्सॉर्ब करवा दो। वैसे ही अगर एडमिन ओवरहेड रिलेटेड टू सेल्स है, एडमिन ओवरहेड एलोकेटेड टू सेल्स है, एडमिन ओवरहेड इनकर करने की एंट्री तो यही रहेगी, एडमिन ओवरहेड इनकर करने की एंट्रीज एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। लेकिन अगर वो रिलेटेड टू प्रोडक्शन है तो फिक्स्ड ओवरहेड अब्सॉर्ब करेगा, अरे सॉरी फिनिश गुड्स अब्सॉर्ब करेगा, तो एंट्री विल बी फिनिश गुड्स अकाउंट डेबिट टू एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट। और अगर एडमिन ओवरहेड सेल्स से रिलेटेड है तो कॉस्ट ऑफ सेल्स अब्सॉर्ब करेगा, तो उसकी एंट्री विल बी कॉस्ट ऑफ सेल्स अकाउंट डेबिट टू एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड अकाउंट। सिंपल, इजी। वैसे ही अगर सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड इनकर कर रहा हूं, मैं पे कर रहा हूं, एक्चुअल में खर्चा हो रहा है, तो एंट्री क्या आएगी, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, क्योंकि ये तो पेमेंट की एंट्री है, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। एंड इफ सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन अकाउंट इज अब्सॉर्ब, तो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में तो कोई रिलेटेड टू प्रोडक्शन जैसा होता नहीं है, एस&डी एक्सपेंसेस ऑलवेज रिलेटेड टू मार्केटिंग, कॉस्ट ऑफ सेल्स। तो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन अकाउंट जब भी अब्सॉर्ब होता है तो ये कहां पर अब्सॉर्ब होता है, इट इज ऑलवेज अब्सॉर्ब्ड इन कॉस्ट ऑफ सेल्स। तो एंट्री विल बी कॉस्ट ऑफ सेल्स अकाउंट डेबिट टू सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड अकाउंट क्रेडिट। ठीक है, जो भी अकाउंट को अब्सॉर्ब करवा रहे तो वो अकाउंट को बाहर निकाल दो और जिसमें वो अब्सॉर्ब हो रहा है उसको डेबिट कर दो। सिंपल, इजी, समझ में आ रहा है। ठीक है, चलो फिर आ जाते हैं अंडर अब्सॉर्प्शन और ओवर अब्सॉर्प्शन। तो इसकी एंट्री एक्जैक्टली सेम है जैसे नॉन इंटीग्रेटेड अकाउंटिंग में थी। अंडर अब्सॉर्प्शन की एंट्री क्या आएगी, कॉस्टिंग पीएनएल अकाउंट डेबिट टू कंसर्न्ड ओवरहेड अकाउंट, एंड ओवर अब्सॉर्प्शन की एंट्री क्या आएगी, कंसर्न्ड ओवरहेड अकाउंट डेबिट टू कॉस्टिंग पीएनएल अकाउंट। अंडर अब्सॉर्प्शन यानी एक्सपेंस कम चार्ज हुआ है, अगर एक्सपेंस कम चार्ज हुआ है तो हमें और एक्सपेंस चार्ज करना है, और एक्सपेंस चार्ज करना है यानी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को डेबिट करना है और एक्सपेंस डेबिट करना है, इसलिए यहाँ पर कॉस्टिंग पीएनएल अकाउंट जो है वो डेबिट होता है, और जो भी ओवरहेड अंडर अब्सॉर्ब हुआ है उसे हम क्रेडिट कर लेते। वैसे अगर ओवर अब्सॉर्प्शन है इसका मतलब क्या है कि ज्यादा ओवरहेड अब्सॉर्ब हो गए, ज्यादा एक्सपेंस रिकॉर्ड हो गया है, ज्यादा लॉस बुक हो गया है, तो उसे कम कर दो यानी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को क्रेडिट कर दो। तो आपकी जो एंट्री है वो क्या आ जाएगी, कंसर्न्ड ओवरहेड अकाउंट कंट्रोल, कंसर्न्ड ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू कॉस्टिंग पीएनएल अकाउंट। एंड लास्ट है अगर स्टॉक गेन होता है कोई भी फिजिकल वेरिफिकेशन में तो उसकी एंट्री क्या है, हमने डिस्कस किया था, इट इज डब्ल्यूआईपी अकाउंट डेबिट टू कॉस्टिंग पीएनएल अकाउंट। स्टॉक गेन है तो एंट्री विल बी डब्ल्यूआईपी टू कॉस्टिंग पीएनएल। ठीक है, सिंपल, इजी, कैन वी मूव हेड। चल अभी डब्ल्यूआईपी फिनिश गुड्स एंड कॉस्ट ऑफ सेल से जो रिलेटेड एंट्रीज थे, ये एंट्रीज तो हमने कितनी बार रिपीट की है वहां पर पास करते वक्त। ठीक है, फर्स्ट है ट्रांसफर ऑफ कंप्लीटेड गुड्स टू फिनिश गुड्स। डब्ल्यूआईपी में गुड्स खत्म हो गए और इसे फिनिश गुड्स में ट्रांसफर कर रहे, तो एंट्री क्या आएगी, फिनिश गुड्स अकाउंट डेबिट टू डब्ल्यूआईपी अकाउंट। आई होप अभी आपको ये एंट्रीज क्लियर हो रहे। फर्स्ट एंट्री हमने क्या पास किया था, डब्ल्यूआईपी अकाउंट डेबिट टू स्टोर्स लेजर कंट्रोल अकाउंट। पहले मटेरियल गया डब्ल्यूआईपी बनने में, वर्क इन प्रोग्रेस हो गया, अभी डब्ल्यूआईपी खत्म हो गया तो एंट्री क्या आएगी, फिनिश गुड्स बन गया तो फिनिश गुड्स अकाउंट डेबिट हो जाएगा और डब्ल्यूआईपी बाहर चला जाएगा। और ये फिनिश गुड्स है, ये जब ये मार्केट में सेल करेंगे तो इसकी एंट्री क्या आएगी, कॉस्ट ऑफ सेल्स अकाउंट डेबिट टू फिनिश गुड्स अकाउंट, कॉस्ट ऑफ सेल्स अकाउंट डेबिट टू फिनिश गुड्स अकाउंट। तो यहां पर कॉस्ट ऑफ सेल्स की एंट्री क्या है, कॉस्ट ऑफ सेल्स अकाउंट डेबिट टू फिनिश गुड्स अकाउंट। एंड यहां पर दे हैव आल्सो गिवन इंक्लूडिंग सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड।
तो यहां पर हमने देखी थी ना ये वाली एंट्री, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड को अब्सॉर्ब किया है यहां पर, तो ये एंट्री यहां पर वो लोग ने कंबाइन कर दी है। तो कॉस्ट ऑफ सेल्स अकाउंट डेबिट टू फिनिश गुड्स अकाउंट टू सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट। सिंपल, इजी। चलो फिर यहां पर कुछ सेल्स एंड कैश ट्रांजैक्शन की एंट्री है। ये तो वेरी बेसिक है। सेल्स की एंट्री क्या होती है आपको पता है, बैंक टू सेल्स, पैसा अंदर आया, सेल्स अकाउंट क्रेडिट कर दिया, तो बैंक टू सेल्स या रिसीवेबल टू सेल्स सेल्स की एंट्री है। सेल्स रिटर्न की एंट्री क्या होगी, रिवर्स, तो सेल्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ये मुझे कुछ इसमें समझाने की जरूरत नहीं है, आप लोग सीए कर रहे हो। फिर है कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स, डेटर्स से अगर पैसे आते हैं तो एंट्री क्या है, बैंक टू डेटर्स, बैंक टू रिसीवेबल्स। और अगर क्रेडिटर्स को हम पेमेंट करते हैं तो एंट्री क्या है, क्रेडिटर्स टू बैंक या फिर पेबल्स टू बैंक। इजी, सिंपल। चलो और लास्ट में कुछ अदर एंट्रीज है जो आईसीआई यूजुअली उनके एडजस्टमेंट्स में देता है, तो ये एंट्री भी मैंने यहाँ पर दे दी है, सो दैट आईसीआई का कोई भी एडजस्टमेंट आपके लिए मिस ना हो। और यहाँ पर अगर आपने ये अच्छे से कर लिए सारे एंट्रीज, तो आईसीआई का कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप एकदम अच्छे से इजीली उसे सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, चलो तो यहाँ पर और कुछ एंट्रीज क्या है, नॉर्मल मटीरियल लॉस। हमने देखा था अगर एबनॉर्मल लॉस है तो एबनॉर्मल लॉस इज ट्रांसफर टू कॉस्टिंग पीएनएल, abnormal loss is transferred to costing P&L. But if it is a normal loss, तो normal loss will be absorbed by good units. हमने अभी तक जितने भी चैप्टर्स किए वहां सब हमने सीखा है कि normal loss जो है, normal loss will be absorbed by good units. तो good units यानी कौन absorb करेगा, it will be absorbed by factory overhead. नॉर्मल लॉस इज ट्रीटेड एज एन ओवरहेड, वो खर्चा हम गिनते हैं और गुड यूनिट्स को अब्सॉर्ब करवा देते हैं। सो अगर उसे खर्चा गिनते हैं तो फैक्ट्री ओवरहेड अब्सॉर्ब करेगा, तो एंट्री क्या आएगी, फैक्ट्री ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू स्टोर्स लेजर कंट्रोल अकाउंट। स्टोर्स लेजर कंट्रोल अकाउंट क्यों, क्योंकि लॉस है, मटीरियल लॉस है, मटीरियल बिजनेस में से चला गया है, इसीलिए स्टोर्स लेजर कंट्रोल अकाउंट को क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट करना पड़ेगा। हेंस एंट्री विल बी फैक्ट्री ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू स्टोर्स लेजर कंट्रोल अकाउंट। फैक्ट्री ओवरहेड में अब्सॉर्ब करवा दिया और मटीरियल लॉस हुआ, इसलिए स्टोर्स लेजर यानी मटीरियल अकाउंट को बाहर भेज दिया। करेक्ट, सिंपल, इजी। चलो आगे फिर आईसीआई ना ये रॉयल्टी वाला एक चीज एडजस्टमेंट्स कई बार देता है क्वेश्चन में, इसीलिए यहां पर मैंने ले लिया है। रॉयल्टी हमने देखा था, रॉयल्टी इज अ डायरेक्ट एक्सपेंस, इट इज अ पार्ट ऑफ प्राइम कॉस्ट, इसलिए रॉयल्टी अब्सॉर्ब कहां होगी, डब्ल्यूआईपी में अब्सॉर्ब होगी। एंट्री क्या होगी, रॉयल्टी इनकर्ड, कोई भी एक्सपेंस इनकर्ड करते हैं तो इनकर की एंट्री क्या है, एक्सपेंस टू बैंक। तो यहां पर अगर रॉयल्टी हमने इनकर किया है तो रॉयल्टी की एंट्री क्या आएगी, रॉयल्टी टू बैंक अकाउंट डेबिट। एंड सिंस इट्स अ डायरेक्ट एक्सपेंस, इट इज अ प्राइम कॉस्ट, ये डब्ल्यूआईपी के ऊपर आता है, तो ये कहां पर अब्सॉर्ब होगा, जो रॉयल्टी है दैट विल बी अब्सॉर्ब्ड इन डब्ल्यूआईपी अकाउंट। तो रॉयल्टी चार्ज टू प्रोडक्शन या फिर रॉयल्टी अब्सॉर्ब्ड की एंट्री क्या आएगी, डब्ल्यूआईपी अकाउंट डेबिट टू रॉयल्टी अकाउंट। डब्ल्यूआईपी अकाउंट डेबिट टू रॉयल्टी अकाउंट, डब्ल्यूआईपी में अब्सॉर्ब हो गया और रॉयल्टी बाहर चला गया। सिंपल, इजी। लास्ट एंट्री है इंटरेस्ट या फिर डिविडेंड इनकम। तो इंटरेस्ट या फिर डिविडेंड इनकम की कोई भी एंट्री कॉस्ट बुक्स में आती नहीं है। इंटरेस्ट इनकम है, डिविडेंड इनकम है, रेंट इनकम है, ये सारी इनकम कहाँ रिकॉर्ड होती है, फाइनेंस के बुक्स में रिकॉर्ड होती है। कॉस्ट बुक्स में इसके कोई भी एंट्री नहीं आती है, इसलिए इसे हम इंटीग्रेटेड अकाउंटिंग सिस्टम में यूज नहीं करेंगे। बट जब भी हम रिकंसिलिएशन करेंगे, जब भी हम मेमोरेंडम ऑफ रिकंसिलिएशन अकाउंट बनाएंगे, तो वहां पर हम क्या करेंगे, वहां पर हम ये इंटरेस्ट या डिविडेंड इनकम को कंसिडर करेंगे। ठीक है, इजी, यहां तक समझ में आ गया, परफेक्ट। कैन वी सॉल्व वन सम ऑफ इंटीग्रेटेड अकाउंटिंग सिस्टम, एक सम हम करेंगे तो आपको एकदम क्लियर हो जाएगा। चलो अभी तक आपने क्या किया था, नॉन इंटीग्रेटेड अकाउंटिंग सिस्टम के 3 क्वेश्चंस किए थे, इलस्ट्रेशन 1, इलस्ट्रेशन 2 एंड प्रैक्टिकल प्रॉब्लम 2। अगर आप मेरी क्वेश्चन आंसर बुक यूज करते हो तो उसमें क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3 ये 3 चीजें हमने सॉल्व, 3 क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिए थे। आज के सेशन में हम क्या करेंगे, हम इंटीग्रेटेड अकाउंटिंग सिस्टम का एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे विच इज इलस्ट्रेशन नंबर 3। आई थिंक इलस्ट्रेशन नंबर 3 है मॉड्यूल का, कि इलस्ट्रेशन नंबर, मैं एक सेकेंड चेक कर लेता हूं। यस, इट इज इलस्ट्रेशन नंबर 3, इलस्ट्रेशन नंबर 3 फ्रॉम आईसीआई मॉड्यूल। और अगर मेरी क्वेश्चन एंड आंसर बुक है तो उसके अंदर रहेगा ये क्वेश्चन नंबर 8। तो हम आज ये इंटीग्रेटेड अकाउंटिंग सिस्टम का क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। उसके बाद जो रिकंसिलिएशन एंड मेमोरेंडम ऑफ रिकंसिलिएशन है उससे रिलेटेड 3 क्वेश्चन हम आज सॉल्व करने वाले। क्वेश्चन नंबर 6, 8 एंड 5। अगर आप आईसीआई मॉड्यूल यूज करते हो तो 6, 8 एंड 5, मेरी बुक यूज करते हो तो 14, 16 एंड 18। आई होप इट इज क्लियर, सिंपल। चलो तो इंटीग्रेटेड अकाउंटिंग का क्वेश्चन सॉल्व करें, लेकिन उससे पहले अगर आपको डाउट आता है, जैसे मैंने 5 सेशंस में भी कहा था कि ये सर जर्नल एंट्रीज वाली जो बुक है ये क्या है, सो दिस इज माय कॉन्सेप्ट बुक।
मैंने आपके लिए डिजाइन की है 160 पेजेस के अंदर, आपके सारे 15 चैप्टर्स एकदम कलर कोडेड वे, समराइज्ड वे में यहाँ पर कवर हो जाएंगे। तो ये 160 पेजेस की कॉन्सेप्ट बुक अगर आपको ऑर्डर करनी है तो यू कैन विजिट माय वेबसाइट www.camananpujara.com। ये वेबसाइट पर आपको अभी काफी डिस्काउंटेड प्राइस पर ये बुक्स मिल रही है, तो यू कैन ऑर्डर दिस कॉन्सेप्ट बुक। साथ में क्वेश्चन एंड आंसर बुक जो है उसके अंदर आई हैव कंपाइल्ड मोर देन 500 क्वेश्चंस फ्रॉम पास्ट पेपर, आरटीपी, एमटीपी, आईसीआई मॉड्यूल, एवरीथिंग। तो आपके लिए एक पूरा कंपाइलर बन जाएगा क्वेश्चंस का। तो अगर क्वेश्चन एंड आंसर बुक भी आपको ऑर्डर करनी है तो वो भी आप कर सकते हो। तो ये कॉन्सेप्ट बुक एंड क्वेश्चन एंड आंसर बुक विल बी अ फुल फ्लेज सॉल्यूशन फॉर योर कॉस्टिंग पेपर। फिर आपको और कोई भी बुक ज्यादा रेफर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कॉन्सेप्ट बुक में तो मैंने आईसीआई मॉड्यूल के जो ऑर्डर में उन्होंने टॉपिक्स दिए वही ऑर्डर में टॉपिक्स यहाँ पर कवर किए, तो आपको वो भी कंफ्यूजन नहीं। अगर आपको मॉड्यूल भी साथ में रखनी है कि भाई कुछ मिस तो नहीं हो रहा है ना मॉड्यूल में से, तो वो भी आप तुरंत क्रॉस चेक कर सकते हो। और 160 पेजेस में पूरा जो कॉस्टिंग है आपका वो अच्छे से समराइज हो जाएगा, ठीक है। तो यू कैन प्लेस ऑर्डर्स ऑन माय वेबसाइट इफ यू विश। और अगर आपके पास नहीं है तो भी आईसीआई मॉड्यूल में से हम यहाँ पर क्वेश्चंस कर रहे हैं, तो आपको वो भी एकदम अच्छे से आप ये रिवीजन लेक्चर्स यूज कर सकते हो, ठीक है। चलो, तो पहले इंटीग्रेटेड अकाउंटिंग सिस्टम हम कर ले। इंटीग्रेटेड अकाउंटिंग सिस्टम का जो इलस्ट्रेशन 3 है, मेरी क्वेश्चन आंसर बुक में क्वेश्चन नंबर 8 है, तो सबसे पहले हम वो सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। जर्नल एंट्रीज ही पास कर रहे हैं तो हम क्या करेंगे, क्वेश्चन रीड करेंगे और जो भी जर्नल एंट्रीज है वो डिस्कस कर लेंगे। वेरी इजी क्वेश्चन। इंटीग्रेटेड अकाउंटिंग सिस्टम कोई ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। अगर आपको नॉन इंटीग्रेटेड अकाउंटिंग सिस्टम अच्छे से समझ में आ गया है, जर्नल एंट्रीज के लॉजिक्स वगैरह समझ में आ गए हैं, तो इंटीग्रेटेड अकाउंटिंग सिस्टम बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है, ठीक है। चलो, कैन वी स्टार्ट? तो लेट्स रीड क्वेश्चन नंबर 8। Journalize the following transactions assuming that the cost and financial transactions are integrated। यहाँ पर हमें कहा है कि भाई बुक्स इंटीग्रेटेड है, तो हमें क्या करनी है, फॉलोइंग ट्रांजेक्शंस को जर्नलाइज करना है, यानी जर्नल एंट्रीज पास करने हैं, ठीक है। एग्जाम में एक चीज ध्यान रखना, अगर आप जर्नल एंट्रीज पास करते हो तो नरेशन लिखना जरूरी है, लेकिन लंबे नरेशन लिखना जरूरी नहीं है। अगर रॉ मटेरियल परचेस है तो सिर्फ बीइंग रॉ मटेरियल परचेस्ड इतना लिख देना, 2-3 वर्ड्स के नरेशन। देखो, नरेशन बड़ा लिखने के कोई मार्क्स नहीं है, लेकिन अगर नरेशन नहीं लिखते हैं तो ये लोग मार्क्स कट करते हैं। इसलिए 2-3 वर्ड्स में कुछ भी नरेशन, बीइंग डैश डैश डैश, बीइंग ये बीइंग ये 2-3 वर्ड्स में सिर्फ नरेशन लिख के खत्म कर देना। बीइंग रॉ मटेरियल परचेस्ड, बीइंग मटेरियल इश्यूड टू प्रोडक्शन, बीइंग फिनिश गुड अब्सॉर्ब, बीइंग व्हाट वी कॉल बीइंग एडमिन ओवरहेड अब्सॉर्ब। बस इतने छोटे छोटे नरेशन आप लिख देना, लेकिन नरेशन स्किप मत करना, ठीक है। चलो, लेट्स स्टार्ट। हमें क्या करना है, एंट्रीज के जर्नल एंट्रीज पास करने, ट्रांजैक्शंस के। चलो एक एक करके ट्रांजैक्शन पढ़ते हैं। फर्स्ट है रॉ मटेरियल परचेस्ड। आप मुझे बताओ रॉ मटेरियल परचेज की जर्नल एंट्री क्या आएगी? वेरी सिंपल, स्टोर्स लेजर कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट या फिर पेबल्स अकाउंट। तो यहाँ पर स्टोर्स लेजर कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट या फिर पेबल्स अकाउंट। फिर है डायरेक्ट मटेरियल इश्यूड टू प्रोडक्शन। मटेरियल प्रोडक्शन को इश्यू होता है तो एंट्री क्या है, अभी मटेरियल डब्ल्यूआईपी बनने जा रहा है तो एंट्री विल बी डब्ल्यूआईपी अकाउंट डेबिट टू स्टोर्स लेजर कंट्रोल अकाउंट। चेक कर लेते हैं, डब्ल्यूआईपी अकाउंट डेबिट टू स्टोर्स लेजर कंट्रोल अकाउंट। थर्ड है वेजेस पेड। इसमें से क्या है, 30% इज इनडायरेक्ट। वेजेस कितना है, 1,20,000। तो 1,20,000 में से ये लोग ने क्या कहा है कि जो वेजेस पे किए हैं वो 30% इनडायरेक्ट है। तो पहले तो मैं वेजेस पेड की एंट्री पास कर दूं, वेजेस इनकर्ड, वेजेस पेड, तो उसकी एंट्री विल बी वेजेस टू बैंक अकाउंट, पूरा 1,20,000। अभी है 1,20,000 में से 30% क्या है, इनडायरेक्ट है, और बाकी का जो 70% है वो क्या है, डायरेक्ट है। तो जो डायरेक्ट वेजेस है, दिस कम्स टू 84,000 एंड दिस कम्स टू 36,000। 12 का मल्टीपल 12, 24, 36 में से। तो ये जो 36,000 है जो इनडायरेक्ट है, इनडायरेक्ट वेजेस का अब्सॉर्ब होता है। इनडायरेक्ट वेजेस विल बी अब्सॉर्ब्ड इन फैक्ट्री ओवरहेड्स या फिर इनडायरेक्ट वेजेस विल बी चार्ज्ड टू फैक्ट्री ओवरहेड्स। तो यहाँ पर 30% ऑफ इनडायरेक्ट वेजेस इज चार्ज्ड टू ओवरहेड, फैक्ट्री ओवरहेड। तो एंट्री विल बी फैक्ट्री ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू वेजेस अकाउंट 36,000। और जो डायरेक्ट वेजेस है वो किसे चार्ज हो गए, डब्ल्यूआईपी अकाउंट में चार्ज हो गए। तो इसकी एंट्री विल बी वर्क इन प्रोग्रेस अकाउंट डेबिट टू वेजेस कंट्रोल अकाउंट 84,000। सिंपल, इजी। चलो आगे बढ़ते, आगे क्या दिया है, वेजेस चार्ज टू प्रोडक्शन 84,000। तो ये इसकी जो एंट्री हमने पास कर दी, वेजेस चार्ज टू प्रोडक्शन इज 84,000, तो इसकी एंट्री विल बी डब्ल्यूआईपी टू वेजेस अकाउंट। और जो बैलेंस वेजेस है वो ओवरहेड में चार्ज हो रहा है, तो उसकी एंट्री फैक्ट्री ओवरहेड अकाउंट डेबिट टू वेजेस अकाउंट। फिर आगे क्या दिया है क्वेश्चन में, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस इनकर्ड, इनकर किया यानी पे किया, तो इसकी एंट्री क्या आएगी, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। कितना है अमाउंट, 84,000 अगेन। तो यहां पर मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड इनकर्ड, तो
आइदर यू कैन राइट मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड या फिर प्रोडक्शन ओवरहेड या फिर फैक्ट्री ओवरहेड, तीनों सेम है, यू कैन यूज साइमल्टेनियसली. तो एंट्री विल बी फैक्ट्री ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, करेक्ट. एंड देन मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड इज चार्ज्ड टू प्रोडक्शन. अगर प्रोडक्शन को चार्ज करते तो किससे में अब्सॉर्ब होगा, ये WIP में अब्सॉर्ब होगा. तो एंट्री विल बी WIP अकाउंट डेबिट टू फैक्ट्री ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट. मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड इज चार्ज टू प्रोडक्शन. सिंपल, इजी. तो ये एंट्री भी हो गई. आगे क्या दिया है, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट इज 20,000. अभी सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट जो 20,000 हमने इनकर किया है, तो इनकर करने की एंट्री क्या है, पेमेंट बैंक एंट्री. तो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, तो ये हमने एंट्री पास कर दी. यू विल बी लाइक सर अब्सॉर्ब भी करवा देते कॉस्ट ऑफ सेल्स में. रुको देखते हैं आगे वो लोग ने दिया है, जैसे जैसे दी है वैसे वैसे हमें करना है, ठीक है. चलो फिर एंट्री आती है फिनिश प्रोडक्ट्स एट कॉस्ट, यानी फिनिश गुड्स बन गए हैं. अभी WIP में से फिनिश गुड्स लेने हैं तो फिनिश गुड्स डेबिट कर दो और WIP को क्रेडिट कर दो. अमाउंट कितना दिया है, 2 लाख रुपीज. तो एंट्री विल बी फिनिश गुड्स अकाउंट डेबिट टू WIP अकाउंट 2 लाख रुपीज. फिर है सेल्स. सेल्स की एंट्री क्या है, सिंपल, रिसीवेबल्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट या फिर बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट. अभी यहां पर ये जो फिनिश गुड्स अकाउंट है और कॉस्ट ऑफ सेल्स अकाउंट है, हमें यहां पर स्पेसिफिकली वो लोग ने दिया कि चार्ज देम टू कॉस्ट ऑफ सेल्स. लेकिन सिंस सेल्स की एंट्री आ गई एंड लास्ट में अभी सिर्फ क्लोजिंग स्टॉक, डेटर्स एंड क्रेडिटर्स ही बचे, यानी और कुछ बचा नहीं है, तो अकाउंट्स को क्लोज करने पड़ेंगे. तो हमने यहाँ पर ये सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड और ये जो फिनिश गुड्स है दोनों को कॉस्ट ऑफ सेल्स में अब्सॉर्ब करवाना पड़ेगा एंड देन कॉस्ट ऑफ सेल्स को कॉस्टिंग P&L में डालना पड़ेगा. तो ये दो एंट्रीज यहाँ पर दी नहीं है बट स्पेसिफिकली हमें पास करनी पड़ेगी. तो ये जो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड है इसे हमें कॉस्ट ऑफ सेल्स में अब्सॉर्ब करवाना है, तो इसकी एंट्री विल बी कॉस्ट ऑफ सेल्स टू सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड. फिर ये जो फिनिश गुड्स WIP है, अभी ये फिनिश गुड्स कॉस्ट ऑफ सेल्स में जाएंगे, तो इसकी एंट्री विल बी कॉस्ट ऑफ सेल्स टू फिनिश गुड्स. तो ये दोनों एंट्री को मैं कंबाइन भी कर सकता हूं, तो यहाँ पर वो लोग ने कंबाइन किया है, कॉस्ट ऑफ सेल्स टू फिनिश गुड्स टू सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस, करेक्ट. तो ये हमने अब्सॉर्ब करवा दी, कंबाइन एंट्री पास कर दी. फिर लास्ट हमें यहाँ पर क्या दिया है, अभी इसके बाद और एक एंट्री आती है, वो लोग ने पास नहीं की है बट वी शुड, अगर हमें करना है तो कॉस्टिंग P&L अकाउंट डेबिट टू कॉस्ट ऑफ सेल्स. यहां पर ये जो कॉस्ट ऑफ सेल्स है इट विल बी ट्रांसफर टू कॉस्टिंग P&L अकाउंट, बट वो लोगों ने कुछ स्पेसिफिकली मेंशन नहीं है कि भाई कॉस्टिंग P&L में ट्रांसफर करो, इसलिए हमने नहीं किया. अदरवाइज इसकी जो इसके बाद ये जो एंट्री आती दैट विल बी कॉस्टिंग P&L अकाउंट टू कॉस्ट ऑफ सेल्स अकाउंट, ठीक है. चलो अभी ये नॉर्मल सेल्स की एंट्री तो हमें पता है जो हमने पास कर ली. उसके बाद क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक कुछ है नहीं, बेस्ट. चलो लास्ट है रिसीट फ्रॉम डेटर्स. डेटर्स से पैसे आते हैं तो एंट्री क्या होगी, बैंक टू डेटर्स 69,000, यहाँ रही बैंक टू डेटर्स या फिर रिसीवेबल 69,000. एंड लास्ट है पेमेंट टू क्रेडिटर्स. तो पेमेंट टू क्रेडिटर्स 1,10,000 की एंट्री क्या है, पेएबल्स टू बैंक 1,10,000. तो यहाँ पर हमने जो हमारी बेसिक जर्नल एंट्रीज थी जो इंटीग्रेटेड अकाउंटिंग में हम पास करते हैं वो हमने यहाँ पर पास कर ली. क्लियर, सिंपल, इजी, समझ में आ रहा है. चलो कैन वी मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक. आई होप अभी आपको नॉन इंटीग्रेटेड अकाउंटिंग एज वेल एज इंटीग्रेटेड अकाउंटिंग क्या है वो एकदम अच्छे से समझ में आ गया है. अभी जो हमारा लास्ट टॉपिक है रिकंसिलिएशन, तो हम रिकंसिलिएशन अभी स्टार्ट करते हैं. अगेन वेरी इजी टॉपिक, एग्जाम पर इस पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इसलिए एकदम अच्छे से हमें पढ़ना है. मैं लॉजिकली आपको समझा दूंगा कि रिकंसिलिएशन क्या और कैसे होता है, ठीक है. चलो लेट्स स्टार्ट विद रिकंसिलिएशन ऑफ कॉस्ट एंड फाइनेंशियल अकाउंट्स. स्टार्ट करना है, चलो. नाउ व्हाई इज रिकंसिलिएशन नीडेड, ये रिकंसिलिएशन करना क्यों है. तो व्हेन अ बिजनेस कीप टू सेट्स ऑफ अकाउंट्स, एक है कॉस्टिंग और दूसरा है फाइनेंशियल. अभी जो कॉस्टिंग की बुक्स रहती है वो यूजुअली इंटरनल यूज के रहती है, बिकॉज वी हैव टू डिसाइड कि भाई कौन से प्रोडक्ट का कितना कॉस्ट है, कौन सा डिपार्टमेंट कितना कॉस्ट इनकर कर रहा है, कितना कॉस्ट अब्सॉर्ब हुआ है, कितना कॉस्ट इनकर हुआ है. तो ये सारी चीजें देखने के लिए हम कॉस्ट शीट वगैरह बनाते हैं, विच इज कॉस्टिंग बुक्स. और दूसरा है फाइनेंशियल बुक्स, जो एक्चुअली हमें P&L एंड बैलेंस शीट बनाना है एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, एज पर इंड AS, जो लीगल एज वेल एज एक्सटर्नल रिपोर्टिंग के लिए यूज होता है. तो जब भी हम ये दो बुक्स सेपरेट मेंटेन करते हैं तो दोनों में देयर आर चांसेस कि प्रॉफिट अलग आए, बिकॉज ट्रीटमेंट कुछ अलग होती है, कुछ चीजें रिकॉर्ड अलग होती है. इसीलिए हमें दोनों को रिकंसाइल करना होता है. रिकंसाइल कैसे करेंगे, आइदर विल प्रिपेयर अ रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट
और वी विल प्रिपेयर अ मेमोरेंडम ऑफ रिकंसिलिएशन अकाउंट। हमें क्वेश्चन में जो भी पूछा है वो हमें बनाना है। मैं आपको दोनों सिखा दूंगा, बोथ आर वेरी इजी। देखो, अगर आपको इंटीग्रेटेड अकाउंटिंग है, नॉन इंटीग्रेटेड अकाउंटिंग है, जर्नल एंट्री समझ में आ गए, लॉजिक समझ में आ गए हैं, तो रिकंसिलिएशन कोई डिफिकल्ट पार्ट नहीं है। रिकंसिलिएशन इज वेरी इजी। रिकंसिलिएशन के भी कुछ एक या दो लॉजिक्स है, वो भी मैं आपको एकदम अच्छे से यहां पर समझा दूंगा, ठीक है। चलो, अभी ये जो रिकंसिलिएशन करना पड़ रहा है वो क्यों करना पड़ रहा है? क्योंकि प्रॉफिट डिफरेंट आ रहा है। अभी प्रॉफिट डिफरेंट आ रहा है तो उसके कौन से रीजंस हो सकते हैं? तो मेजरली देयर आर थ्री रीजंस। मेजरली देयर आर थ्री रीजन। सर कौन से तीन रीजन है? तो फर्स्ट रीजन है रिकंसिलिएशन करना पड़ रहा है उसका, कि कुछ ऐसे आइटम्स है जो सिर्फ कॉस्टिंग बुक्स में रिकॉर्ड हुए हैं, जो फाइनेंस बुक्स में रिकॉर्ड नहीं हुए। कुछ ऐसे आइटम्स है जो कॉस्टिंग बुक्स में ही रिकॉर्ड हुए। तो अगर सिर्फ कॉस्टिंग बुक्स में चीजें रिकॉर्ड हुई है, फाइनेंस में रिकॉर्ड ही नहीं हुई है, तो ऑब्वियसली प्रॉफिट अलग आएगा। तो ये चीज हमें कंसिडर करने हैं। दूसरा है, कुछ ऐसी चीजें होगी जो सिर्फ फाइनेंस बुक्स में रिकॉर्ड हुई है, कॉस्टिंग बुक्स में रिकॉर्ड ही नहीं हुई है। तो अगर कुछ ऐसी चीजें जो फाइनेंस बुक्स में रिकॉर्ड है लेकिन कॉस्टिंग बुक्स में उसका रिकॉर्ड ही नहीं है कुछ, तो भी प्रॉफिट में डिफरेंस आएगा। तो ये सारी चीजें हमें कंसिडर करनी है। एंड थर्ड है कि ऐसी चीजें जो कॉस्टिंग बुक में भी रिकॉर्डेड है, जो फाइनेंस बुक्स में भी रिकॉर्डेड है, but these are recorded at different values. These are recorded at different values. या तो आइटम कॉस्टिंग बुक में है ही नहीं, या तो आइटम फाइनेंस बुक में नहीं है, या तो दोनों में है लेकिन डिफरेंट वैल्यू पे रिकॉर्ड हुई है, तो भी प्रॉफिट में डिफरेंस आएगा। फॉर एग्जांपल, अगर डिप्रिसिएशन वहां पर हम कॉस्टिंग बुक्स में एसएलएम बेसिस पे यूज कर रहे हैं और यहां पर हम डब्ल्यूडीवी बेसिस पे यूज कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली अमाउंट डिफरेंट आएंगे। स्टॉक की ट्रीटमेंट वहां पर शायद कैश बेसिस पे हो रही है, यहाँ पर एक्सपेंसेस की ट्रीटमेंट अक्रूवल बेसिस पे हो रही है, तो अगेन डिफरेंस आएगा। तो अगर मेथड ऑफ अकाउंटिंग में डिफरेंस है या फिर ट्रीटमेंट ऑफ सर्टेन आइटम्स में डिफरेंस है, तो भी यहां पर क्या हो सकता है? प्रॉफिट डिफरेंट हो सकता है। तो हमें रिकंसिलिएशन करना पड़ेगा। तो मेजरली रिकंसिलिएशन के कौन से तीन रीजन है वो पता चल गए। चलो, अभी हम देख लेते हैं ऐसी चीजें कौन सी है जो सिर्फ फाइनेंशियल अकाउंट्स में इंक्लूडेड है बट कॉस्टिंग में नहीं है। सो फर्स्ट इज प्योरली फाइनेंशियल एक्सपेंस। ऐसे कुछ एक्सपेंस है जो सिर्फ फाइनेंशियल नेचर के हैं, जो कॉस्टिंग बुक्स में रिकॉर्ड नहीं होते। फॉर एग्जांपल, इंटरेस्ट ऑन लोन। अभी हमने पूरा कॉस्ट शीट पढ़ा, लेकिन कॉस्ट शीट में कहीं पर भी हम इंटरेस्ट ऑन लोन्स रिकॉर्ड नहीं करते हैं। एंड में नो डाउट अभी ऐसे इंटरेस्ट रिकॉर्ड कर रहा है, इसलिए हम कर रहे हैं फाइनेंस चार्ज, बट आइडियली कॉस्ट शीट में कहीं पर भी इंटरेस्ट ऑन लोन्स रिकॉर्ड नहीं कर रहे। दूसरा है लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। ये भी चीजें हैं, ये सारे एक्सपेंसेस है, ये कॉस्ट शीट में कहीं पर भी नहीं दिखते। इनकम टैक्स, डोनेशंस, तो ये सारी चीजें भी कॉस्ट शीट में कहीं पर भी नहीं दिखती है। सो दीज आर आइटम्स विच आर प्योरली रिकॉर्डेड इन फाइनेंशियल बुक्स बट दे आर नॉट रिकॉर्डेड इन कॉस्ट शीट, जिसकी वजह से एक डिफरेंस आता है, तो हमें रिकंसिल करना पड़ेगा। फिर ऐसे कुछ प्योरली फाइनेंशियल इनकम्स है जो सिर्फ फाइनेंस बुक्स में रिकॉर्ड होते हैं, जो कॉस्टिंग में नहीं होते। फॉर एग्जांपल, इंटरेस्ट रिसीव्ड, रेंट रिसीव्ड, डिविडेंड इनकम, ये सारी चीजें का जिक्र कहीं पर भी कॉस्ट शीट में नहीं है। तो इंटरेस्ट हो गया, रेंट हो गया, डिविडेंड हो गया, ये सारी चीजें भाई कहां पर है? कॉस्टिंग के बुक्स में नहीं है, सिर्फ फाइनेंस बुक्स में है। तो ये तीन एग्जांपल थे एक्सपेंस के, ये तीन एग्जांपल थे इनकम के, जो सिर्फ फाइनेंस बुक्स में है, कॉस्टिंग में नहीं है। तो ये एडजस्टमेंट्स अगर हमारे कहीं पर भी दिखते हैं तो ये हमें इंक्लूड करने पड़ेंगे। Then there are certain items which are included only in cost accounts, but they are not included in financial accounts. तो ऐसी कौन सी चीजें हैं? तो फर्स्ट है रेंट ऑन ओन्ड बिल्डिंग। अभी कई बार क्या होता है, यूजुअली जो ऑफिस होती है वो शायद मैं खुद ओनर हूं ऑफिस का, तो उसका जो रेंट आता है वो रेंट में कहीं पर भी फाइनेंस के बुक्स में इंक्लूड नहीं करता हूं, क्योंकि मेरा खुद का ऑफिस है, उसे मैं डिप्रिसिएशन कंसिडर करूंगा। लेकिन कॉस्टिंग के बुक्स में कई बार क्या होता है, कॉस्टिंग के बुक्स में अगर आप लिमिटेड टाइम के लिए वो लैंड यूज कर रहे हो या फिर ऑफिस यूज कर रहे हो, तो कई बार हम नोशनल रेंट रिकॉर्ड करते हैं कि भले आई एम ओनर बट मुझे एग्जैक्टली कॉस्ट पता होना चाहिए कि भाई ये प्रोडक्ट के पीछे कितना कॉस्ट इनकर हो रहा है, तो मैं नोशनल बेसिस पे रेंट इंक्लूड कर लूंगा, मैं वो एक्सपेंस अब्सॉर्ब करवा दूंगा। तो अगर ऐसी कुछ चीजें हैं जो नोशनल बेसिस पे रिकॉर्ड हुई है, जो एक्चुअली फाइनेंस बुक्स में रिकॉर्ड नहीं होगी बट कॉस्टिंग बुक्स में रिकॉर्ड हुई है, तो इसकी वजह से भी डिफरेंस आ सकता है, तो हमें रिकंसाइल करना पड़ेगा। नेक्स्ट है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होता है? ये फाइनेंस बुक्स में इंक्लूड नहीं होता है क्योंकि वो खुद का पैसा है, लेकिन कॉस्टिंग बुक्स में कई बार हम कंसिडर करते हैं भले खुद का पैसा है लेकिन उस पर अगर इंटरेस्ट लग रहा है कहीं पे, तो उसका प्रॉपर हमें कैलकुलेशंस मिलना चाहिए। तो ये एक एग्जांपल है जो सिर्फ कॉस्ट बुक्स में है लेकिन फाइनेंस में नहीं है। फिर सैलरी टू प्रोप्राइटर। अभी प्रोप्राइटर है, मैं खुद का धंधा कर रहा हूं तो मैं खुद थोड़ी सैलरी लूंगा बिजनेस में से,
नो डाउट हम कैपिटल विड्रॉ कर लेते हैं फाइनेंस अकाउंट्स में, लेकिन यहां पर कई बार कॉस्टिंग बुक्स में क्या होता है, सैलरी टू प्रोप्राइटर कंसीडर की जाती है कि नहीं भाई ये प्रोडक्ट बना रहा हूं, वो प्रोडक्ट के पीछे अगर प्रोप्राइटर ने इतना टाइम दिया है तो उसको इतना नोशनल सैलरी देना चाहिए, तो वो हमें कॉस्ट में इंक्लूड करना है सो दैट हम फिनिश गुड्स का एक फाइनल प्रॉपर कॉस्ट निकाल पाए। तो ऐसे जो एक्सपेंसेस है जो सिर्फ कॉस्ट बुक्स में लेकिन फाइनेंस में नहीं है, तो इसकी वजह से हमें रिकंसिलिएशन करना पड़ेगा। एंड लास्ट है डिप्रिसिएशन ऑन फुल्ली रिटर्न ऑफ एसेट। एक बार फाइनेंस बुक्स में एसेट पूरा रिटर्न ऑफ हो गया तो खत्म, लेकिन अगर कॉस्ट बुक्स में वो एसेट हम अभी भी यूज कर रहे हैं तो वो एसेट का कुछ ना कुछ खर्चा हम वो प्रोडक्ट को एलोकेट करेंगे। इसीलिए ये सारे एक्सपेंसेस जो है ये कॉस्ट बुक्स में लेकिन फाइनेंस में नहीं है, तो ये भी हमें कंसिडर करने हैं। एंड लास्ट certain items which have different treatments in same cost and financial accounts, यानी रिकॉर्ड दोनों में हो रहा है लेकिन ट्रीटमेंट डिफरेंट है। फॉर एग्जांपल we may use LIFO for stock valuation in cost accounting, whereas we'll use FIFO and weighted average in finance accounts, क्योंकि LIFO अलाउड नहीं है एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। तो अगर स्टॉक का वैल्यूएशन अलग है तो रिकंसिल करना पड़ेगा। डिप्रिसिएशन का मेथड अलग है, अगर SLM या फिर WDV हमने व्हाट वी कॉल फाइनेंस अकाउंट्स में यूज किया या फिर यहाँ पर हमने मशीन आवर मेथड यूज किया है, तो इसकी वजह से क्या हो सकता है, डिफरेंस आ सकता है। फिर स्क्रैप और वेस्ट हम शायद कॉस्ट अकाउंटिंग में एज ए डिडक्शन दिखा देते, कॉस्ट शीट में वो स्पेशल आइटम थे ना QRAP -C, तो वहां पर अगर हम डिडक्शन दिखा देते हैं, वेयर फाइनेंस अकाउंट्स में हम अलग से अगर शो कर रहे तो अगेन प्रेजेंटेशन डिफरेंट हो जाएगा, जिसकी वजह से प्रॉफिट का कैलकुलेशन डिफरेंट आ जाएगा। एंड लास्ट है डिफरेंट वैल्यूएशन बेसिस, अगर वैल्यूएशन का बेस डिफरेंट है, कॉस्ट अगर वैल्यू हो रहा है कॉस्ट अकाउंट में या फिर फाइनेंशियल अकाउंट में अगर मार्केट वैल्यू पे वैल्यू होता है या फिर FMP पे वैल्यू होता है फेयर मार्केट वैल्यू पे, तो उसकी वजह से भी डिफरेंस आ सकता है। क्लियर, सिंपल, इजी। अभी स्टेप्स क्या है रिकंसिलिएशन के, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको तो प्रॉफिट ढूंढ लेना है। किसका, कॉस्टिंग का भी प्रॉफिट ढूंढ लो और फाइनेंस का भी प्रॉफिट ढूंढ लो। पहले कॉस्टिंग का प्रॉफिट ढूंढ लो, फिर फाइनेंस का प्रॉफिट ढूंढ लो और फिर दोनों प्रॉफिट को रिकंसिल कर दो। सिंपल, इजी। चलो अभी ये जो रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट के रूल्स है ना, ये पहले हम एक सम कर लेते हैं, एक सम करने के बाद ये रूल्स पढ़ लेंगे तो आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। ठीक है, चलो लेट्स स्टार्ट विथ क्वेश्चन नंबर 14। मेरी बुक है तो अगर क्वेश्चन नंबर 14 है, अगर ICA मॉड्यूल यूज कर रहे हो तो इलस्ट्रेशन नंबर 6 है। ये वाला क्वेश्चन हम लिख के करेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 एंड क्वेश्चन नंबर 5 जो है मॉड्यूल में से वो हम डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 6 मेरे बुक में, इट इज क्वेश्चन नंबर 14। चलो लेट्स रीड द क्वेश्चन। क्या दिया है यहां पर, The following figures are available from financial records of ABC Manufacturing Company Limited as on 31st March। हमें फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स का डेटा दिया है। ठीक है, तो चलो फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स का डेटा पहले लिख लेते हैं। P&L अकाउंट मैं एकदम फेयर नहीं लिख रहा हूं, रफ में लिख रहा हूं। ठीक है, P&L अकाउंट हम बना लेते हैं। डेबिट साइड, क्रेडिट साइड, आई होप ये सब आपको पता है। चलो हमें यहां पर फाइनेंस अकाउंट दे दिया, हमें यहां पर दिया है सेल्स 20,000 यूनिट्स का। सेल्स कितना है, 25 लाख रुपीस। तो पहले हम सेल्स रिकॉर्ड कर दें, यहां पर सेल्स विल बी रिकॉर्डेड ऑन क्रेडिट साइड। कितना है, 25 लाख रुपीस, करेक्ट। फिर आगे क्या दिया है, यहां पर आगे में दिया है मटेरियल, वेजेस एंड फैक्ट्री ओवरहेड। मटेरियल 10 लाख है, वेजेस 5 लाख है, फैक्ट्री ओवरहेड 4,50,000 है। तो यहां पर हम एक्सपेंसेस लिख लें, मटेरियल, वेजेस, फैक्ट्री ओवरहेड। कितने हैं, मटेरियल 10 लाख रुपीस था, वेजेस 5 लाख रुपीस था एंड फैक्ट्री ओवरहेड 4,50,000 था। चलो और यहां पर क्या दिया है, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड रिलेटेड टू प्रोडक्शन यहां पर दिया है, लेकिन फाइनेंस बुक्स में तो प्रोडक्शन रिलेटेड है, जनरल है, कुछ फर्क नहीं पड़ता है, सीधा P&L अकाउंट में जाने वाला है। तो एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड 2,60,000 दे दिया है, तो अगेन एडमिन एक्सपेंस 2,50,000। फिर यहां पर क्या दिया है, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस दिया है 1,80,000। सर हम P&L अकाउंट क्यों बना रहे, P&L अकाउंट इसलिए बना रहे बिकॉज हमें फाइनेंस अकाउंट्स का प्रॉफिट ढूंढना है। फिर हम कॉस्ट शीट बनाएंगे तो हमें कॉस्टिंग अकाउंट का प्रॉफिट मिलेगा, कॉस्टिंग रिकॉर्ड्स का प्रॉफिट मिलेगा। अभी दोनों का प्रॉफिट मिल गया
फिर हम रिकंसाइल करेंगे, करेक्ट। फिर यहां पर हमें दिया है फिनिश गुड्स 1230 यूनिट्स, अमाउंट इज 1,50,000, दिस इज नथिंग बट क्लोजिंग स्टॉक। तो यहां पर क्लोजिंग स्टॉक आता है, बाय क्लोजिंग स्टॉक। फिनिश गुड्स का दिया है, यूनिट्स कितने हैं 1230 यूनिट्स, अमाउंट इज 1,50,000। आगे क्या दिया है, फिर हमें यहां पर वर्क इन प्रोग्रेस का स्टॉक दिया है, मटेरियल, लेबर एंड फैक्ट्री ओवरहेड, ये तीनों का टोटल यहां पर 70,000 है। तो अगेन WIP इज लाइक अ क्लोजिंग स्टॉक, तो यहां पर WIP का क्लोजिंग स्टॉक हमें दिया है, कितना है ये 70,000 टोटल, करेक्ट। हाँ, फिर गुडविल रिटर्न ऑफ, इट इज एन एक्सपेंस। फिर इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन, ये भी एक्सपेंस है, तो 2,20,000, तो ये दोनों एक्सपेंसेस यहां पर हम लिख लेंगे। गुडविल रिटर्न ऑफ 2 लाख एंड इंटरेस्ट ऑन लोन 20,000। कितना आ रहा है टोटल, दोनों कर लो। $25 lakh plus 1,50,000 plus 70,000, 27,20,000 minus 10 lakh, 5 lakh, 4 lakh 50, 2 lakh 50,000, 1 lakh 80,000 minus 2 lakh minus 20,000। नेट प्रॉफिट हमें कितना आ रहा है 1,10,000, करेक्ट। यहाँ पर सॉरी, एडमिन ओवरहेड सिर्फ कॉपी करने में मिस्टेक हो गया, एडमिन ओवरहेड इज 2,60,000, हमने यहाँ पर लिखा है 2,50,000, करेक्ट। तो मुझे जो प्रॉफिट आ रहा है दैट इज 1,10,000 रुपीज, करेक्ट। तो फाइनेंशियल अकाउंट्स के हिसाब से हमें प्रॉफिट मिल गया, दिस इज नथिंग बट फाइनेंस बुक्स, या फिर फाइनेंशियल अकाउंट्स लिख लेते हैं, करेक्ट। अभी आ जाता है कॉस्टिंग बुक्स पे, सो कॉस्ट शीट बना लेते हैं, कॉस्टिंग अकाउंट्स या फिर कॉस्टिंग रिकॉर्ड्स लिख लो, कॉस्ट शीट। अभी कॉस्ट शीट के लिए कुछ अलग इंफॉर्मेशन दिया है वो लोग ने, दे हैव बीन गिवन इन कॉस्टिंग रिकॉर्ड्स, फैक्ट्री ओवरहेड इज चार्ज्ड एट 100% ऑफ वेजेस, admin overhead is charged as 10% of factory cost, and selling and distribution overhead is at a rate of ₹10 per unit sold। तो हमें यहाँ पर वो लोग ने कॉस्ट शीट के लिए कुछ इंफॉर्मेशन दे दिया है, बट मटेरियल वेजेस का कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, तो वो तो सेम ही रहेगा, करेक्ट। तो कॉस्ट शीट में हम सबसे पहले मटेरियल कंज्यूम्ड लेते हैं, तो सबसे पहले मेरा आ जाएगा मटेरियल, कोई इंफॉर्मेशन नहीं है तो वो तो एज इट इज मेरा 10 लाख ही रहेगा। वेजेस कुछ इंफॉर्मेशन नहीं है तो अगेन दैट विल बी 5 लाख। डायरेक्ट एक्सपेंस का कुछ इंफॉर्मेशन नहीं है तो ये मेरा क्या बन जाएगा, प्राइम कॉस्ट। प्राइम कॉस्ट कितना है 15 लाख, करेक्ट। दिस इज माय प्राइम कॉस्ट। प्राइम कॉस्ट के बाद हम क्या ऐड करते हैं कॉस्ट शीट में, देखो ये चैप्टर के लिए कॉस्ट शीट का बेस होना बहुत जरूरी है, सो कॉस्ट शीट आपको प्रॉपरली आना चाहिए। इसके बाद हम क्या ऐड करते हैं, फैक्ट्री ओवरहेड। फैक्ट्री ओवरहेड के लिए हमें इंफॉर्मेशन क्या दिया क्वेश्चन में, फैक्ट्री ओवरहेड इज चार्ज्ड एज 100% ऑफ वेजेस, यानी जितना वेजेस है उतना ही फैक्ट्री ओवरहेड। तो वेजेस कितना है हमारा, वेजेस यहां पर हमारा 5 लाख है, तो फैक्ट्री ओवरहेड कितना रहेगा 5 लाख। तो यहां पर हमें ये क्या मिल गया, ग्रॉस वर्क्स कॉस्ट। कितना रहे ग्रॉस वर्क्स कॉस्ट 20 लाख। ग्रॉस वर्क्स कॉस्ट हमें 20 लाख रुपीज मिल गया। अभी क्या आता है, अभी वी ऐड ओपनिंग स्टॉक ऑफ WIP लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ WIP,
तो ऐड ओपनिंग स्टॉक ऑफ WIP लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ WIP। ओपनिंग स्टॉक ऑफ WIP की तो कोई इंफॉर्मेशन नहीं है क्वेश्चन में। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ WIP यहाँ पर हमें दिया है 70,000, तो ये डिडक्ट करना है, तो 70,000 हम डिडक्ट कर लेंगे। तो अभी हमें क्या मिलेगा, नेट वर्क्स कॉस्ट या फिर फैक्ट्री कॉस्ट या फिर नेट वर्क्स कॉस्ट। कितना आ रहा है ये, 20 लाख माइनस 70,000, 19,30,000। करेक्ट। चलो अभी इसके बाद क्या ऐड करना है, इसके बाद हमें स्पेशल आइटम्स देखने थे, वो क्यूरैप माइनस सी, तो ऐसा कुछ है। तो क्वेश्चन में स्पेसिफिकली दिया है एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड रिलेटेड टू प्रोडक्शन। तो रिलेटेड टू प्रोडक्शन विल बी कंसिडर्ड ईयर। कितना है अमाउंट, 2,60,000, लेकिन नीचे एक कंडीशन दिया है, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड इज 10% ऑफ फैक्ट्री कॉस्ट। तो वो 2,60,000 नहीं लेना है, वी हैव टू टेक 10% ऑफ फैक्ट्री कॉस्ट। तो यहां पर हम ऐड कर देंगे एडमिन ओवरहेड रिलेटेड टू प्रोडक्शन। रिलेटेड टू प्रोडक्शन कितना आ रहा है, एडमिन ओवरहेड रिलेटेड टू प्रोडक्शन, इट हैज टू बी 10% ऑफ फैक्ट्री कॉस्ट। मेरा फैक्ट्री कॉस्ट कितना है, 19,30,000। तो 19,30,000 का 10% कितना आएगा, 1,93,000। करेक्ट। करेक्ट। अभी हमें क्या करना है, यहां पर वी हैव टू ऐड ओपनिंग स्टॉक ऑफ, ये हमें मिल गया कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। इसके बाद कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का टोटल कितना आ जाएगा, ये टोटल कितना है, 19,30,000 प्लस 193, 21,23,000। अभी ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, ऐड ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स तो कुछ है नहीं, इंफॉर्मेशन नहीं है। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स कितना है, सो वी हैव बीन गिवन 1230 यूनिट्स। करेक्ट, यहां पर हमें दिया है क्लोजिंग स्टॉक इज 1230 यूनिट्स। वैल्यू कैसे निकालेंगे, टोटल यूनिट्स कितने हैं, टोटल हमने प्रोड्यूस कितने किए हैं यूनिट्स। तो क्वेश्चन में दिया है सेल्स हमने 20,000 यूनिट्स का किया, फिनिश गुड्स यहां पर 1230 यूनिट्स पड़े हैं, तो टोटल गुड्स हमने बनाए कितने, 20,000 यूनिट्स प्लस 1230 यूनिट्स। तो टोटल यूनिट्स प्रोड्यूस्ड आर हाउ मच, टोटल यूनिट्स प्रोड्यूस्ड आर 20,000 यूनिट्स प्लस 1230 यूनिट्स। तो ये कितना आ रहा है, 20,000 plus 1230, sorry, it comes to 21,230 units and total value हमारा कितना है, यहां पर आता है 21,230 units and our total value is 21,23,000। तो पर यूनिट वैल्यू कितना आएगा, 21,23,000 डिवाइडेड बाई 21,230 यूनिट्स। तो हमें सॉरी यूनिट्स, तो यहां पर हमें पर यूनिट वैल्यू कितना आ रहा है, 21,230 डिवाइडेड बाय 21,230, हमें आंसर मिल रहा है 100 रुपीज पर यूनिट एंड नंबर ऑफ यूनिट्स कितने थे, 1230 यूनिट्स। तो माई क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स विल बी हाउ मच, 1230 into 100, so it will be 123,000। करेक्ट, 1,23,000 विल बी द क्लोजिंग स्टॉक, इसे माइनस करना है। तो इसके यहां पर इसके बाद मुझे क्या मिलेगा, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। इसमें हमारा पूरा कॉस्ट शीट भी रिवाइज हो गया। करेक्ट, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हमें मिल रहा है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितना मिलेगा, 21,23,000 डिवाइडेड बाय 123, इट कम्स टू 20 लाख रुपीज। चलो ये 20 लाख मिल गया। अभी हमें क्या करना है, इसमें सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस ऐड करना है।
यहां पर आप देखते जाओ कौन से खर्चे हैं। देखो फिनेंस में हमने जो जो खर्चे ऐड किए ना वो सब हमें करने हैं। मटेरियल हो गया, वेजेस हो गया, फैक्ट्री ओवरहेड ले लिया, एडमिन ओवरहेड ले लिया, फिर अभी सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ले लेते हैं। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन के लिए क्वेश्चन में कुछ स्पेसिफिकली दिया है। यस, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड इज एट अ रेट ऑफ ₹10 पर यूनिट सोल्ड। ओके, तो हमने 20,000 यूनिट सेल किए हैं, सो माई सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस कितना आएगा? 20,000 यूनिट्स हमने सेल किए हैं इंटू ₹10 पर यूनिट, तो ये 2 लाख रुपीज आ गया। तो मेरा अभी यहां पर कॉस्ट ऑफ सेल्स कितना आएगा? माई कॉस्ट ऑफ सेल्स विल बी 22 लाख रुपीज, करेक्ट। एंड मेरा फाइनल सेल्स कितना है? फाइनल सेल्स तो वो लोग ने दिया है 20,000 यूनिट्स के लिए हमने किया था, फाइनल सेल इज 25 लाख रुपीज। तो जो भी मेरा ये बैलेंसिंग फिगर आता है ये क्या है? प्रॉफिट एज पर कॉस्टिंग, प्रॉफिट एज पर कॉस्टिंग बैलेंसिंग फिगर कितना है? 3 लाख रुपीज, करेक्ट। तो ये हमने कॉस्ट शीट बना लिया, यहां पर पूरा कॉस्ट शीट, आई होप कॉस्ट शीट रिवाइज हो गया। अभी प्रॉफिट देखो, फिनेंस बुक्स में प्रॉफिट है 1,10,000, कॉस्टिंग बुक्स में प्रॉफिट है 3 लाख, यानी डिफरेंस तो है। अभी ये 1,10,000 से लेके 3 लाख तक का जो डिफरेंस है वो हमें तय करना है। वो कैसे करेंगे भाई? प्रिपेयरिंग अ रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। सिंपल, इजी, यहां तक क्लियर है? देखो स्टेप वाइज हम जा रहे हैं। पहले हमने फाइनेंस अकाउंट्स का प्रॉफिट निकाला, फिर हमने कॉस्ट शीट बना के कॉस्टिंग रिकॉर्ड्स का प्रॉफिट निकाला, और अब जाके हम क्या करेंगे? रिकंसिलिएशन करेंगे। अब जाके हम क्या करेंगे? रिकंसिलिएशन करेंगे। चलो रिकंसिलिएशन कैसे करना है? तो आई विल टीच यू बोथ द मेथड्स। एक लॉजिकली रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट कैसे बनाते हैं, और पैरेलली में आपको मेमोरेंडम ऑफ रिकंसिलिएशन अकाउंट कैसे बनाए वो भी दिखा देता हूं। आपको जो भी इजी लगे वो आप मेथड फॉलो करना, ठीक है? चलो let's prepare reconciliation statement. Reconciliation statement, अभी reconciliation statement कैसे बनाना है? तो अगर क्वेश्चन में आपके पास दोनों प्रॉफिट्स है, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस में रहेंगे, आपके पास कॉस्टिंग रिकॉर्ड्स का भी प्रॉफिट रहेगा, फाइनेंस का भी प्रॉफिट रहेगा, तो स्टार्ट विथ कॉस्टिंग प्रॉफिट, बिकॉज वी आर सॉल्विंग विथ सब्जेक्ट कॉस्टिंग, तो हम कॉस्टिंग को ही प्रायोरिटी देंगे, इसलिए ऑलवेज स्टार्ट विथ कॉस्टिंग प्रॉफिट। अगर नहीं है, अगर एग्जाम में कॉस्टिंग प्रॉफिट नहीं दिया है, आपको कॉस्टिंग प्रॉफिट ढूंढना है, तो बात अलग है, तो ऑप्शन ही नहीं है, फाइनेंस के प्रॉफिट से ही स्टार्ट करना पड़ेगा, तब जाके आपके लॉजिक्स क्लियर रखना। या फिर आप स्टार्ट कहां से करना है? ऑलवेज स्टार्ट विथ कॉस्टिंग प्रॉफिट, ठीक है? चलो तो हम यहां पर लिख लेते प्रॉफिट एज पर कॉस्टिंग रिकॉर्ड्स। कितना है प्रॉफिट एज पर कॉस्टिंग रिकॉर्ड्स? 3 लाख रुपीज, करेक्ट। अभी हमें क्या करना है? अभी यहां पर मैं ऐड लिख लेता हूं, क्योंकि कुछ आइटम्स ऐसी रहेगी जो ये प्रॉफिट में हमें ऐड करनी है, कुछ आइटम्स ऐसी रहेगी है जो प्रॉफिट में हमें लेस करनी है, तब जाके हमें क्या मिलेगा? फाइनली हमें फाइनेंस का प्रॉफिट मिलेगा। अभी हम लॉजिकली देखते हैं कि कौन सी चीजें ऐड करनी है और कौन सी चीजें लेस करनी है। देखो कॉस्टिंग प्रॉफिट तो मेरा 3 लाख है, अभी मैं कौन सी चीजें ऐड करूंगा? ऐसी चीजें जिसकी वजह से कॉस्टिंग का प्रॉफिट कम आया हो, दोज आइटम्स जिसकी वजह से कॉस्टिंग का प्रॉफिट कम हो गया हो, ऐसी चीजें मैं कॉस्टिंग के प्रॉफिट में ऐड कर दूंगा। और ऐसी चीजें जिसकी वजह से कॉस्टिंग का प्रॉफिट बढ़ गया हो, कॉस्टिंग का प्रॉफिट ज्यादा आ रहा हो, तो ऐसी चीजें मैं क्या कर दूंगा? डिडक्ट कर लूंगा, करेक्ट। पैरेलली हम क्या करते हैं? हम एक मेमोरेंडम ऑफ रिकंसिलिएशन अकाउंट भी बना लेते हैं, तो आपको लॉजिकली मैं वो भी समझाते जाता हूं। मेमोरेंडम ऑफ रिकंसिलिएशन अकाउंट, इट इज नथिंग बट योर सिंपल P&L अकाउंट। वैसा ही हम यहां पर बनाते मेमोरेंडम ऑफ रिकंसिलिएशन अकाउंट, बट सिंस वी आर रिकॉर्डिंग एज पर कॉस्टिंग, वी आर स्टार्टिंग विथ कॉस्टिंग प्रॉफिट्स, तो ये मेमोरेंडम ऑफ रिकंसिलिएशन अकाउंट इन कॉस्टिंग बुक्स हो जाएगा। तो आप अभी जो भी सोचोगे, देखो जिसका प्रॉफिट आप पहले लिख रहे हो उसके हिसाब से आपको एडजस्टमेंट्स करने हैं।
अगर आप फिनेंस के अकाउंट्स के हिसाब से देख रहे हो तो आपको फिनेंस के हिसाब से एडजस्टमेंट्स करने, अगर आप कॉस्टिंग का प्रॉफिट पहले लिख रहे हो तो आपको कॉस्टिंग को ध्यान में रख के एडजस्टमेंट्स करने। सर आप ये क्या कह रहे हो, हम एक बार एक दो एग्जांपल्स देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। बट सिंस वी आर स्टार्टिंग विद कॉस्टिंग प्रॉफिट्स, आपको दिमाग में क्या रखना है कि कॉस्टिंग का प्रॉफिट किससे अफेक्ट होगा, कॉस्टिंग की बुक्स किससे अफेक्ट होगी, वो हम एडजस्टमेंट ऐड या लेस करेंगे। करेक्ट। तो यहां पर कॉस्टिंग बुक्स में प्रॉफिट था तो पहले हम प्रॉफिट रिकॉर्ड कर लेते हैं, बाय प्रॉफिट एज पर कॉस्टिंग रिकॉर्ड्स। कितना है प्रॉफिट एज पर कॉस्टिंग रिकॉर्ड्स, हमने यहां पर देखा था 3 लाख रुपीस। करेक्ट। चलो अभी एक एक आइटम हम देखते हैं, एक एक आइटम। सबसे पहले आ जाते हैं मटेरियल पे। मटेरियल यहां पर 10 लाख है फाइनेंस में, कॉस्टिंग में भी मटेरियल 10 लाख है, कोई डिफरेंस नहीं है, तो इसकी वजह से प्रॉफिट में कोई डिफरेंस नहीं आया है। फिर आ जाता है वेजेस, यहां पर वेजेस 5 लाख है, यहां पर वेजेस 5 लाख है, इसकी वजह से भी कोई डिफरेंस नहीं है। फिर थर्ड आइटम है, यहां पर फैक्ट्री ओवरहेड 4,50,000 है, यहां पर फैक्ट्री ओवरहेड 5 लाख है, डिफरेंस है। अभी यहां पर सोचो फाइनेंस के बुक्स में कितना है, फाइनेंस के बुक्स में 4,50,000 है एडमिन ओवरहेड, एंड कॉस्टिंग के बुक्स में 5 लाख है एडमिन ओवरहेड। करेक्ट। इसका मतलब क्या हुआ, कॉस्टिंग के बुक्स में ज्यादा एक्सपेंस रिकॉर्ड हो गया है, कॉस्टिंग के बुक्स में ज्यादा एक्सपेंस चार्ज हो गया है, एडमिन ओवरहेड 5 लाख का चार्ज हो गया है। तो अगर कॉस्टिंग के बुक्स में ज्यादा एक्सपेंस चार्ज हो गया है तो कॉस्टिंग प्रॉफिट क्या हुआ होगा, कॉस्टिंग प्रॉफिट कम हुआ होगा। करेक्ट, क्योंकि ज्यादा एक्सपेंस चार्ज हो गया है। लेट्स टेक एन एग्जांपल, मेरा कॉस्टिंग का प्रॉफिट बिफोर दिस एक्सपेंस वाज 10 लाख रुपीस। अभी अगर यहां पर मैं 4,50,000 का एक्सपेंस चार्ज करता, अगर मैं 4,50,000 का एक्सपेंस चार्ज करता तो मेरा प्रॉफिट कितना होता, 5,50,000। बट सिंस मैंने कॉस्टिंग बुक्स में मेरा जो प्रॉफिट पहले 10 लाख का था उसमें मैंने एडमिन ओवरहेड 5 लाख का चार्ज कर दिया है, यानी एक्सपेंस ज्यादा चार्ज कर दिया है, तो अभी मेरा प्रॉफिट कितना होगा, मेरा प्रॉफिट सिर्फ 5 लाख रुपीस होगा, नॉट 5,50,000। तो यहां पर क्या हो गया, सिंस एक्सपेंस कॉस्टिंग बुक्स में ज्यादा चार्ज हुआ है, कॉस्टिंग प्रॉफिट मेरा कम हो गया है। अगर कॉस्टिंग प्रॉफिट कम हो गया है तो कॉस्टिंग प्रॉफिट ऐड कर दो, कॉस्टिंग प्रॉफिट कम हो गया है तो ये एक्सपेंस क्या कर दो, प्रॉफिट में ऐड कर दो। सिंपल, लॉजिकल, समझ में आ रहा है। एक्सपेंस अगर ज्यादा चार्ज हो गया है तो हमें क्या करना है, उसकी वजह से प्रॉफिट कम हो गया है तो प्रॉफिट बढ़ा दो, ऐड कर दो ये आइटम। तो यहां पर हम ऐड कर देते हैं, फर्स्ट आइटम जो हमें ऐड करनी है वो कौन सी है, एडमिन ओवरहेड, सॉरी फैक्ट्री ओवरहेड। ये हुआ क्या है, यहां पर कॉस्टिंग बुक्स में फैक्ट्री ओवरहेड 5 लाख रिकॉर्ड हुआ है और फाइनेंस बुक्स में 4,50,000, यानी फैक्ट्री ओवरहेड अब्सॉर्ब ज्यादा हुआ है। एक्चुअल माई फैक्ट्री ओवरहेड वाज 4,50,000, दिस इज एक्चुअल फैक्ट्री ओवरहेड इनकर्ड, वेरएज कॉस्ट शीट में तो हम अब्सॉर्ब फिगर्स लेते हैं। तो यहां पर जो मेरा फैक्ट्री ओवरहेड है वो 5 लाख अब्सॉर्ब हुआ, यानी ओवर अब्सॉर्प्शन हुआ है, ज्यादा एक्सपेंस रिकॉर्ड हो गया है, और ज्यादा एक्सपेंस रिकॉर्ड हो जाता है तो प्रॉफिट कम हो जाता है। तो सिंस व्हाट वी कॉल फैक्ट्री ओवरहेड इज ओवर अब्सॉर्ब्ड, हम प्रॉफिट कम हो गया है तो हम प्रॉफिट बढ़ा देते हैं। कॉस्टिंग का प्रॉफिट कम रिकॉर्ड हुआ रहेगा, इसलिए फाइनेंस के प्रॉफिट से कॉस्टिंग का प्रॉफिट कम होगा, इसलिए हम क्या करते हैं, प्रॉफिट बढ़ा देते हैं, इसलिए ऐड फैक्ट्री ओवरहेड ओवर अब्सॉर्ब्ड। कितना है डिफरेंस, 4,50,000 माइनस 5 लाख, तो 50,000 का डिफरेंस है। तो ये 50,000 मुझे क्या करना है, ऐड करना है। समझ में आ रहा है। अगर आपको ये एड लेस में थोड़ा भी कंफ्यूजन होता है तो एक सेपरेटली मेमोरेंडम ऑफ रिकंसिलिएशन अकाउंट बना लो, वो आपको इजी पड़ सकता है। अगर आपको इस देखो ये लॉजिकल है एकदम, बट फिर भी कंफ्यूजन है तो यहां पर क्या हुआ है, एक्सपेंस ज्यादा चार्ज हुआ है। एक्सपेंस क्या होता है, यूजुअली डेबिट होता है, एक्सपेंस क्या होता है, डेबिट होता है। अभी अगर एक्सपेंस ज्यादा चार्ज हो गया है, ज्यादा डेबिट हो गया है, एक्सपेंस ज्यादा चार्ज हो गया है यानी ज्यादा डेबिट हुआ है, तो अगर ज्यादा डेबिट हुआ है तो क्रेडिट कर दो। तो यहां पर क्या करेंगे, ये जो फैक्ट्री ओवरहेड अकाउंट है, फैक्ट्री ओवरहेड अब्सॉर्ब जो हुआ है वो ज्यादा डेबिट हो गया है, ज्यादा चार्ज हो गया तो उसे क्रेडिट कर दो, 50,000 उसे क्रेडिट कर दो। ठीक है, आई विल एक्सप्लेन दिस मेमोरेंडम ऑफ रिकंसिलिएशन इन द एंड, अभी सिर्फ डेबिट क्रेडिट समझो। ओके चलो
नेक्स्ट एक्सपेंस पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्या है, एडमिन एक्सपेंस। एडमिन ओवरहेड एक्चुअली 2,60,000 का इनकर हुआ है, लेकिन यहां पर कितना है एडमिन ओवरहेड, यहां पर एडमिन ओवरहेड है 1,93,000, यानी एडमिन ओवरहेड एक्चुअली 2,60,000 का इनकर हुआ है, बट कॉस्ट शीट में अब्सॉर्ब सिर्फ 193 हुआ है। तो अगर कॉस्ट शीट में एक्सपेंस कम एब्सॉर्ब हुआ है, कम रिकॉर्ड हुआ है, इसका मतलब प्रॉफिट ज्यादा है कॉस्टिंग का। कॉस्ट बुक्स में प्रॉफिट ज्यादा है तो मुझे प्रॉफिट कम करना पड़ेगा, तो लेस। यहां पर अंडर अब्सॉर्प्शन है, एडमिन ओवरहेड अंडर अब्सॉर्ब। कितने से अंडर अब्सॉर्ब्ड है, तो 2,60,000 माइनस 193, कितना आएगा ये 67,000। तो ये डिडक्ट करना है, समझ रहे हो। एक्सपेंस कम चार्ज हुआ है, कॉस्टिंग बुक्स में एक्सपेंस कम है, तो अगर एक्सपेंस कम है तो प्रॉफिट ज्यादा दिख रहा है कॉस्टिंग का, तो कॉस्टिंग का प्रॉफिट कम कर दो तो फाइनेंस के प्रॉफिट हमारा बराबर आ जाएगा। और अगर यहां पर कंफ्यूजन है तो यहां पर क्या हो, अंडर अब्सॉर्ब्ड है, एक्सपेंस कम चार्ज हुआ है ना कॉस्टिंग में, तो एक्सपेंस चार्ज कर दो, डेबिट कर दो। तो यहां पर लिख लो एडमिन ओवरहेड, डेबिट कर दो, ये एडमिन ओवरहेड 67,000 से डेबिट कर दो, कर दिया। डेबिट क्रेडिट इजी समझ रहा है तो ये यूज करो, लॉजिकली समझ रहा है तो वो यूज करो, ठीक है। चलो नेक्स्ट एक्सपेंस आ जाते हैं यहां पर। नेक्स्ट है सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस। कितना दिया है, 1,80,000 एक्चुअली इनकर हुआ है, और हमारे बुक्स में रिकॉर्ड कितना हुआ है, हमारे बुक में सेलिंग एंड एक्सपेंडिचर 2 लाख रिकॉर्ड हुआ है। एक्चुअली 1,80,000 इनकर हुआ है, लेकिन हमारे बुक्स में अब्सॉर्ब 2 लाख हुआ है, यानी ज्यादा अब्सॉर्ब हुआ, हमने ज्यादा एक्सपेंस रिकॉर्ड कर दिया है। अगर कॉस्टिंग में ज्यादा एक्सपेंस रिकॉर्ड कर दिया है तो कॉस्टिंग का प्रॉफिट है वो कम हो गया रहेगा, तो हमें कॉस्टिंग का प्रॉफिट बढ़ाना पड़ेगा। तो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड को ऐड कर दो। डिफरेंस कितना था, 10,000, 2 लाख माइनस 1.8 लाख, तो ये 20,000 ऐड कर दो। दिस इज ओवर अब्सॉर्ब्ड, करेक्ट। और अगर मेमोरेंडम ऑफ रिकंसिलिएशन अकाउंट देख रहे हैं तो कैसे करेंगे, कॉस्ट बुक्स में ज्यादा रिकॉर्ड हो गया, तो ज्यादा रिकॉर्ड हुआ है तो एक्सपेंस ज्यादा रिकॉर्ड हुआ है तो निकालो, क्रेडिट करो, हमें इतना एक्सपेंस नहीं चाहिए तो क्रेडिट में एंट्री डाल दो। तो यहां पर सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड इज ओवर अब्सॉर्ब्ड, करेक्ट। तो ये 20,000 हमें निकालना है, हमने ज्यादा डेबिट कर दिया है तो अभी क्रेडिट कर देंगे, ज्यादा एक्सपेंस रिकॉर्ड हो गया है तो क्रेडिट कर देंगे, करेक्ट। चलो नेक्स्ट अभी यहां पर क्या है, तीनों एक्सपेंस रिकॉर्ड हो गए। अभी यहां पर है गुडविल, गुडविल रिटर्न ऑफ, ये एक्सपेंस फाइनेंस बुक्स में, कॉस्ट बुक में तो एक्सपेंस लिया ही नहीं है, कॉस्ट बुक्स में तो ये एक्सपेंस है ही नहीं। तो अगर कॉस्ट बुक में एक्सपेंस है ही नहीं, इसका मतलब क्या है कि प्रॉफिट हमारा जो है वो ज्यादा है उतना, ये एक्सपेंस हमने कंसिडर ही नहीं किया है, तो हमें उतने से प्रॉफिट कम करना पड़ेगा, ये एक्सपेंस कंसिडर करना पड़ेगा। सिमिलरली इंटरेस्ट ऑन लोन, ये एक्सपेंस भी कॉस्ट बुक्स में है ही नहीं, क्योंकि ये तो फाइनेंशियल आइटम्स है। तो अगर कॉस्ट बुक में ये एक्सपेंस है ही नहीं तो कॉस्टिंग प्रॉफिट उतना ज्यादा है, तो कॉस्टिंग प्रॉफिट कम करना पड़ेगा, तो ये दोनों आइटम लेस करने पड़ेंगे। सिमिलरली अगर मेमोरेंडम ऑफ रिकंसिलिएशन अकाउंट देखो तो दो एक्सपेंसेस रिकॉर्ड ही नहीं हुए कॉस्ट बुक्स में, डेबिट ही नहीं किए हैं, तो डेबिट कर दो, सिंपल। तो एक तो गुडविल का एक्सपेंस डेबिट कर दो 2 लाख, और दूसरा जो अपना है इंटरेस्ट का एक्सपेंस डेबिट कर दो, इंटरेस्ट ऑन लोन 20,000। और अगर रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट देखें तो ये दोनों चीजें हमें डिडक्ट करनी है, क्योंकि उतने से हमारा जो प्रॉफिट है वो कम होना चाहिए, प्रॉफिट जो हमारा है वो ज्यादा हो गया क्योंकि एक्सपेंस रिकॉर्ड ही नहीं हुए हैं। गुडविल रिटर्न ऑफ कितना है, 2 लाख रुपीस, तो ये डिडक्ट कर दो। और थर्ड जो हमारा एक्सपेंस है दैट इज इंटरेस्ट ऑन लोन 20,000, तो ये भी डिडक्ट कर दो। लॉजिकली आप समझ रहे हो क्यों डिडक्ट कर रहे हो, बिकॉज प्रॉफिट ज्यादा रिकॉर्ड हो जाएगा, ये एक्सपेंस ही नहीं हुआ है, तो कॉस्टिंग बुक्स में प्रॉफिट ज्यादा है, तो फाइनेंस बुक्स के लिए आने के लिए हमें ये प्रॉफिट क्या करना पड़ेगा, डिडक्ट करना पड़ेगा। चलो नेक्स्ट, और कोई आइटम यहां पे रह गया, सेल्स, तो सेल्स तो हमारा सेम है, दोनों का 25 लाख। क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स यहां पर 1,50,000 है फाइनेंस बुक्स में, एंड क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स कॉस्ट बुक्स में 1,23,000 है। नाउ क्लोजिंग स्टॉक इज लाइक एन इनकम, इट इंक्रीजेस द प्रॉफिट,
क्लोजिंग स्टॉक क्रेडिट में रिकॉर्ड होता है, तो क्लोजिंग स्टॉक क्या होता है, प्रॉफिट बढ़ाता है हमारा। क्लोजिंग स्टॉक आप बुक्स में क्रेडिट में रिकॉर्ड करते हो तो वो हमारा प्रॉफिट बढ़ाता है। तो अगर मेरे कॉस्ट बुक्स में क्लोजिंग स्टॉक 1,23,000 है और मेरे फाइनेंस बुक्स में क्लोजिंग स्टॉक 1,50,000, इसका मतलब क्या है, मैंने कॉस्टिंग के बुक्स में कम क्लोजिंग स्टॉक रिकॉर्ड किया है। और अगर कम क्लोजिंग स्टॉक रिकॉर्ड किया है, इसका मतलब जो मेरा प्रॉफिट है वो कम हो गया है। बिकॉज क्लोजिंग स्टॉक एंड प्रॉफिट हैज डायरेक्ट रिलेशनशिप, बोथ आर क्रेडिट आइटम्स। प्रॉफिट एंड क्लोजिंग स्टॉक हैव डायरेक्ट रिलेशनशिप, बोथ आर क्रेडिट आइटम्स। तो क्लोजिंग स्टॉक को आप इनकम की तरह ट्रीट करो कि अगर क्लोजिंग स्टॉक कम रिकॉर्ड हुआ है, इसका मतलब कम इनकम रिकॉर्ड हुई है, इसका मतलब कम प्रॉफिट रिकॉर्ड हुआ है। तो कॉस्टिंग बुक्स में अगर प्रॉफिट कम रिकॉर्ड हुआ है तो मुझे प्रॉफिट बढ़ाना पड़ेगा। तो अगर प्रॉफिट बढ़ाना है तो मुझे क्या करना है, ऐड करना है। तो यू विल हैव टू ऐड क्लोजिंग स्टॉक। डिफरेंस कितना है, 1,50,000 माइनस 1,23,000, आई थिंक 27,000 का डिफरेंस आ रहा है, तो ऐड कर दो। एंड सिमिलरली अगर क्लोजिंग स्टॉक मेमोरेंडम ऑफ रिकंसिलिएशन कम है ना, कॉस्टिंग बुक में क्लोजिंग स्टॉक 150 होना चाहिए था बट सिर्फ 123 है, तो 27,000 का और क्लोजिंग स्टॉक चाहिए। क्लोजिंग स्टॉक की एंट्री क्या होती है, क्रेडिट में, तो यहां पर लिख लो क्लोजिंग स्टॉक। कितना आ रहा है, 27,000। देखो अभी मेमोरेंडम ऑफ रिकंसिलिएशन अकाउंट अगर आप देखते हो तो यहां पर क्या हुआ, ये जो प्रॉफिट है मेरा, उसके साथ क्रेडिट में जो जो आइटम्स है इसे ऐड कर दो, और जो जो डेबिट करनी है यानी प्रॉफिट में से निकालनी है उसे लेस कर दो। तो आंसर कितना आ रहा है देख लो यहां पर, 3 लाख प्लस 50,000 प्लस 20,000 प्लस 27,000 माइनस 67,000 माइनस 2 लाख एंड माइनस 20,000, this comes to 1,10,000. This is profit as per finance. करेक्ट। तो अगर आपको डेबिट क्रेडिट समझता है तो ये मेमोरेंडम ऑफ रिकंसिलिएशन अकाउंट बना लो, और फिर ये अकाउंट को आपको रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट के फॉर्मेट में तो प्रेजेंट करना है, क्योंकि स्टेटमेंट में क्वेश्चन में वो लोग ने ये फॉर्मेट पूछा। अगर मेमोरेंडम ऑफ रिकंसिलिएशन अकाउंट पूछा है तो अकाउंट बना लो, लेकिन अगर स्टेटमेंट पूछा है तो आपको ऐसे एडलेस लिखना पड़ेगा। बट अगर ये एडलेस में आपको कंफ्यूजन हो रहा है तो पहले मेमोरेंडम ऑफ रिकंसिलिएशन का रफ में बना लो, और फिर रिकंसिलिएशन में फटफट जो भी ऐड है वो ऐड साइड लिख दो, जो भी लेस है वो उसके बाद लिख दो। तो ये 3 लाख में से अगर हम ये 3 चीजें ऐड करते और ये 3 चीजें डिडक्ट करते तो हमें आंसर क्या मिलता है, हमने नीचे कैलकुलेट किया 1,10,000, विच इज नथिंग बट प्रॉफिट एज पर फाइनेंशियल अकाउंट्स। करेक्ट, सिंपल, इजी। चलो अभी अगर हम ये थियरी देखें तो हमें प्रॉपरली समझ में आ जाएगा। हमें क्या करना है, पहले हमें प्रॉफिट एज पर कॉस्ट अकाउंट लेना है, देन ऑल द आइटम्स दैट मेक फाइनेंशियल प्रॉफिट हायर और कॉस्टिंग प्रॉफिट लोअर। आपने अगर कॉस्टिंग से स्टार्ट किया है तो कॉस्टिंग देखना कि जो चीजें कॉस्टिंग प्रॉफिट लोअर कर रही है, जिसकी वजह से कॉस्टिंग का प्रॉफिट कम हुआ है, वो चीजें ऐड कर दो तो कॉस्टिंग प्रॉफिट बढ़ जाएगा। एंड जिसकी वजह से कॉस्टिंग का प्रॉफिट बढ़ गया है तो वो चीजें हमें कम करनी पड़ेगी, तो वो चीजें आप कॉस्टिंग के प्रॉफिट में से माइनस कर दो तो आपको क्या मिलेगा, फाइनेंस के प्रॉफिट मिल जाएंगे। तो यहां पर इंपॉर्टेंट क्या है, ऑलवेज स्टार्ट विद कॉस्टिंग प्रॉफिट। अगर हो सके तो कॉस्टिंग प्रॉफिट से ही स्टार्ट करना है, एंड ऑलवेज ऐड व्हाट मेक्स फाइनेंशियल प्रॉफिट हायर या फिर कॉस्टिंग प्रॉफिट लोअर, एंड लेस व्हाट मेक्स कॉस्टिंग प्रॉफिट हायर और फाइनेंशियल प्रॉफिट लोअर। करेक्ट, सिंपल, इजी। अभी ये कुछ एग्जांपल्स यहां पर दिए हैं, ये एक बार आप पढ़ लोगे तो आपको समझ में आ जाएगा, कोई ज्यादा रॉकेट साइंस नहीं। हमने जो अभी डिस्कस किया ओवर अब्जॉर्प्शन, अंडर अब्जॉर्प्शन, वही एग्जांपल्स यहां पर दिए हैं। बट आई होप इट इज क्लियर। कॉस्टिंग प्रॉफिट से स्टार्ट करना है। आप जिससे भी स्टार्ट करते हो, अगर आप कॉस्टिंग प्रॉफिट से स्टार्ट करते हो देन लॉजिकली सोचो हर एक आइटम कॉस्टिंग प्रॉफिट क्या करेगी, कम करेगी तो ऐड कर दो, अगर ज्यादा कर दी है उसने तो लेस कर दो। और अगर क्वेश्चन में लॉस दिया है, अगर क्वेश्चन में लॉस दिया है तो ट्रीटमेंट्स चेंज हो जाएंगे, ध्यान रखना। कॉस्टिंग अगर लॉस दिया है तो जो चीज लॉस कम कर रहा है, जो चीज ने लॉस कम किया है तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसे ऐड करना पड़ेगा, और जो चीज ने लॉस बढ़ा दिया है तो उसे डिडक्ट करना पड़ेगा। तो वो हिसाब से क्वेश्चन सॉल्व करना डिफिकल्ट नहीं है, लॉजिकली सॉल्व करना। और अगर कंफ्यूज हो रहा है तो क्या करना है, मेमोरेंडम ऑफ रिकंसिलिएशन अकाउंट बना देना है। अगर एक्सपेंस रिकॉर्ड नहीं हुआ है तो डेबिट मार दो, अगर एक्सपेंस ज्यादा रिकॉर्ड हो गया है तो क्रेडिट मार दो, और जो भी आइटम दिख रहे हैं उसे एड लेस कर दो। ठीक है, देखो मेमोरेंडम ऑफ रिकंसिलिएशन अकाउंट अगर आप बनाते हो और लॉस दिया है तो क्या करना है, अगर कंफ्यूज हो रहा है तो वही कर देना। ठीक है, यहां पर प्रॉफिट रिकॉर्ड होगा,
क्वेश्चन में जो हमने यहां पर किया, अगर क्वेश्चन लॉस वाला है तो हम क्या करेंगे, डेबिट साइड लॉस रिकॉर्ड होगा, करेक्ट। तो लॉस रिकॉर्ड कर दो पहले, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन या फिर टू लॉस, जो भी आ रहा है, जो भी लॉस आता है इस पर कॉस्टिंग बुक या फिर फाइनेंस बुक, एंड देन जो भी एक्सपेंसेस कंसिडर नहीं हुए हैं वो सारे यहां पर लिख लो, और जो एक्सपेंस ज्यादा कंसिडर हो गए हैं या फिर इनकम कंसिडर नहीं हुई है वो सारे यहां पर लिख लो, और अगर लॉस है तो ये सारी चीजें ऐड कर देना और ये सारी चीजें डिडक्ट कर देना। सिमिलरली अगर प्रॉफिट है तो प्रॉफिट ये साइड रिकॉर्ड होगा, करेक्ट। फिर जो भी एक्सपेंसेस कंसिडर नहीं हुए उसे यहां लिख देना, जो भी इनकम कंसिडर नहीं हुई है या फिर जो एक्सपेंस ज्यादा कंसिडर हो गए, जो ओवर अब्सॉर्ब हो गए, तो उसे यहां लिख देना, और अगर सिंस यहां पर प्रॉफिट है तो ये ऐड कर देना और ये डिडक्ट कर देना, करेक्ट। ऐड लेस का सिर्फ ध्यान रखना, अगर लॉस रिकॉर्ड किया है तो जो भी आइटम्स डेबिट में है उसे ऐड कर दो और क्रेडिट में है उसे माइनस कर दो, अगर प्रॉफिट से स्टार्ट किया है तो जो भी आइटम क्रेडिट में है उसे ऐड कर दो और जो डेबिट में है उसे लेस कर दो। सिंपल, इजी। चलो एक बार हम जो क्वेश्चन नंबर व्हाट वी कॉल 16 14, हमें कौन से करने थे आज, वी हैड टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर 14, हमने किया क्वेश्चन नंबर 16 एंड क्वेश्चन नंबर 18, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 इज ऑन रिकंसिलिएशन, वो हम देखते हैं, उसके पहले क्वेश्चन नंबर 18 देख लेते हैं फटाफट। इट इज ऑन मेमोरेंडम ऑफ रिकंसिलिएशन अकाउंट, वेरी इजी, बहुत छोटा क्वेश्चन है। तो पहले क्वेश्चन नंबर 18 देख लेते हैं, आपके मॉड्यूल में इट इज प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 5, ठीक है। तो पहले क्वेश्चन 18 देख लेते हैं, देन वी कम टू क्वेश्चन नंबर 16, ओके। चलो क्या दिया है हमें, ओके लॉस है, देखो यहां पर मेसर्स एच के पियानो कंपनी शोड अ नेट लॉस ऑफ 4,16,000 as per financial accounts for year ended 31st March. The cost accounts have disclosed a net loss of 3,28,000, ठीक है, कॉस्टिंग रिकॉर्ड्स में भी लॉस है। The following informations are revealed as a result of scrutiny for both the sets of book. You are required to prepare a memorandum of reconciliation account, ठीक है, हम memorandum of reconciliation account बना लेते हैं। चलो ये क्वेश्चन भी मैं लिख के कर देता हूं आपको, फटफट रफ में लिख लेता हूं। मेमोरेंडम ऑफ रिकंसिलिएशन अकाउंट, हमें यहां पर क्या दिया है, फाइनेंस बुक्स है शोज अ नेट फाइनेंस बुक्स है शोड अ नेट लॉस ऑफ हाउ मच 4,60,000 एंड कॉस्टिंग बुक्स हैव शोड अ नेट लॉस ऑफ हाउ मच 3,28,000, दोनों हमें यहां पर क्वेश्चन में दे दिया है। हो सके तो हम ट्राई क्या करते हैं, कॉस्टिंग बुक से स्टार्ट करने की ट्राई करते हैं, तो कॉस्टिंग बुक का नेट लॉस लिख लेते हैं, टू लॉस, लॉस है तो डेबिट में आएगा एज पर कॉस्टिंग बुक्स, कितना है लॉस एज पर कॉस्टिंग बुक्स यहां पर 3,28,000, करेक्ट। चलो अभी एक एक आइटम देखते हैं। फर्स्ट है फैक्ट्री ओवरहेड्स अंडर रिकवर्ड, फैक्ट्री ओवरहेड यानी खर्चा है, कॉस्ट शीट में ये क्या हुआ है, अंडर रिकवर हुआ है, एक्सपेंस कम रिकॉर्ड हुआ है, कम रिकॉर्ड हुआ है, तो डेबिट कर दो और एक्सपेंस मार दो, कितना है 6,000, तो यहां पर ये 6,000 में लिख लू फैक्ट्री ओवरहेड, दिस इज अंडर रिकवर्ड, एक्सपेंस कम रिकॉर्ड हुआ है तो रिकॉर्ड कर दो, डेबिट कर दो। यही अगर लॉजिकली सोचना है तो कैसे सोचेंगे, मेरे बुक्स में लॉस है 3,28,000 का, एक्सपेंस कम रिकॉर्ड हुआ है बुक्स में, एक्सपेंस कम रिकॉर्ड हुआ है, अगर एक्सपेंस ज्यादा रिकॉर्ड हुआ होता तो क्या होता, ये जो मेरा लॉस है वो ज्यादा होता, सिंस एक्सपेंस कम रिकॉर्ड हुआ है इसलिए मेरा लॉस कम है, सिंस एक्सपेंस कम रिकॉर्ड हुआ है इसीलिए मेरा लॉस कम है, therefore I have to add to the loss, इसीलिए 6,000 रुपीज ऐड हो जाएगा। यही अगर 3,28,000 प्रॉफिट होता, यही अगर 3,28,000 प्रॉफिट होता और यहां पर फैक्ट्री ओवरहेड अंडर अब्सॉर्ब्ड होता कि भाई एक्सपेंस कम रिकॉर्ड हुआ है, तो अगर एक्सपेंस कम रिकॉर्ड हुआ है इसका मतलब क्या हुआ है, एक्सपेंस कम रिकॉर्ड हुआ है यानी प्रॉफिट ज्यादा हो गया है, एक्सपेंस कम रिकॉर्ड हुआ है यानी प्रॉफिट ज्यादा हो गया है, तो अगर प्रॉफिट ज्यादा हो गया तो आई हैव टू डिडक्ट 6,000 फ्रॉम माय प्रॉफिट, तो प्रॉफिट है तो डिडक्ट हो जाएगा, लॉस है तो ऐड हो जाएगा कि लॉस मेरा कम रिकॉर्ड हुआ है क्योंकि एक्सपेंस कम रिकॉर्ड हुआ, अगर एक्सपेंस ज्यादा रिकॉर्ड करता तो लॉस बढ़ जाता है, हेंस हैव टू ऐड टू माय लॉस, करेक्ट। तो अगर मैं रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाता हूं तो ये 3,28,000 मैंने लॉस रिकॉर्ड किया, उसके ऊपर मैं 6,000 रुपीज ऐड करता, ठीक है। सिंस यहां पर रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट नहीं पूछा है, मेमोरेंडम ऑफ रिकंसिलिएशन अकाउंट पूछा है, तो मेमोरेंडम ऑफ रिकंसिलिएशन अकाउंट बना लेते हैं, ठीक है। चलो ओके, चलो नेक्स्ट हम देख लेते हैं, नेक्स्ट क्या दिया है,
एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड ओवर रिकवर्ड, भाई एडमिन ओवरहेड ज्यादा रिकवर कर दिया, ज्यादा एक्सपेंस रिकॉर्ड किया, ज्यादा एक्सपेंस रिकॉर्ड किया यानी ज्यादा डेबिट कर दिया, तो क्रेडिट कर दो, निकाल दो। तो एडमिन ओवरहेड इज ओवर रिकवर्ड, कितना है भाई, ज्यादा रिकॉर्ड हुआ है, तो निकाल दो, क्रेडिट कर दो 4000। फिर क्या दिया है, डेप्रिसिएशन चार्ज इन फाइनेंशियल अकाउंट्स, फाइनेंस अकाउंट्स में डेबिट किया है डेप्रिसिएशन, लेकिन कॉस्ट बुक्स में किया ही नहीं है, तो क्या करना पड़ेगा, कॉस्ट बुक्स में कंसीडर करना पड़ेगा। लेकिन आगे इंफॉर्मेशन देखो क्या दिया है, आगे क्या दिया है, डेप्रिसिएशन रिकवर्ड इन कॉस्ट, यानी फाइनेंस बुक्स में 1,20,000 का डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड हुआ है एंड कॉस्ट बुक्स में 1,30,000 का डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड हुआ है, यानी कॉस्ट बुक्स में 10,000 का डेप्रिसिएशन ज्यादा रिकॉर्ड हुआ है, कॉस्ट बुक्स में एक्सपेंस ज्यादा रिकॉर्ड हुआ है, ज्यादा डेबिट हुआ है, तो अगर ज्यादा डेबिट हुआ है तो क्रेडिट कर दो मैच करने के लिए। तो हम यहां पर क्या कर देंगे, डेप्रिसिएशन क्रेडिट कर देंगे 10,000। फिर हमें क्या दिया है, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट नॉट इंक्लूडेड इन कॉस्ट, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट इज नॉट इंक्लूडेड इन कॉस्ट, तो ये तो इनकम हो गई मेरी, मैंने इन्वेस्टमेंट किया था उस पर मुझे इंटरेस्ट मिला है, तो ये इनकम मैंने कॉस्ट बुक्स में रिकॉर्ड ही नहीं किया है, तो कॉस्ट बुक्स में रिकॉर्ड नहीं किया है तो रिकॉर्ड कर दो, क्रेडिट कर दो। ये मेरा मेमोरेंडम ऑफ रिकंसिलिएशन कॉस्टिंग बुक्स का है, तो मुझे सब कुछ कॉस्टिंग के हिसाब से सोचना है, आई हैव टू थिंक एज पर कॉस्टिंग, कि भाई ये इनकम कॉस्टिंग में रिकॉर्ड नहीं हुई तो रिकॉर्ड कर दो यानी क्रेडिट कर दो। तो ये जो इंटरेस्ट इनकम है 10,000 की, इससे मुझे क्या करना है, क्रेडिट करना है, सॉरी 20,000 है। आगे क्या दिया है, इनकम टैक्स प्रोवाइडेड, अभी इनकम टैक्स तो ऑलवेज फाइनेंस बुक्स में होता है, कॉस्टिंग में इनकम टैक्स नहीं होता है, तो इनकम टैक्स से यानी एक्सपेंस कॉस्टिंग में रिकॉर्ड ही नहीं हुआ है तो रिकॉर्ड कर दो एक्सपेंस, यानी डेबिट कर दो। इनकम टैक्स रिकॉर्ड ही नहीं किया है तो यहां पर रिकॉर्ड कर दो इनकम टैक्स 1,20,000। फिर दिया है ट्रांसफर फीस क्रेडिटेड इन फाइनेंशियल बुक्स, ट्रांसफर फीस जो है वो फाइनेंस बुक्स में क्रेडिट किया है, कॉस्ट बुक में क्रेडिट ही नहीं किया है, तो कॉस्ट बुक में क्रेडिट कर दो। ट्रांसफर फीस फाइनेंस बुक्स में लिया लेकिन कॉस्ट बुक्स में क्रेडिट नहीं किया है तो क्रेडिट कर दो। फिर हमें दिया स्टोर एडजस्टमेंट क्रेडिटेड इन फाइनेंशियल बुक्स, अगेन ये फाइनेंस बुक्स में क्रेडिट किया है, यहां पर क्रेडिट ही नहीं किया है कॉस्ट बुक्स में, तो वापस क्रेडिट कर दो, अगेन दिस इज 2,000 स्टोर एडजस्टमेंट। तो अभी हमें क्या करना है, ये लॉस के साथ है तो ये सारी चीजें ऐड करनी है, ये सारी चीजें डिडक्ट करनी है। अगर आप रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाते तो ये दो चीजें ऐड करते और ये 5 चीजें जो है इसे डिडक्ट करते, करेक्ट। तो अभी ये नेट नेट क्या आ रहा है, कैलकुलेट कर लो, 328 प्लस 6,000 प्लस 1,20,000 माइनस 4,000 माइनस 10,000 माइनस 20,000 माइनस 2,000 माइनस 4,16,000। क्वेश्चन में कितना दिया है, परफेक्ट 4,16,000। तो यहां पर मुझे मिल गया नेट लॉस एज पर फाइनेंस बुक्स 4,16,000, करेक्ट। तो ये बन गया हमारा मेमोरेंडम ऑफ रिकंसिलिएशन अकाउंट, सिंपल इजी। और एक क्वेश्चन रिकंसिलिएशन का सिर्फ डिस्कस कर लिया, आई होप अभी आपको क्लियर हो गया, ठीक है। इट विल टेक जस्ट 5 मिनट्स, 5 मिनट्स हम डिस्कस कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 14। चलो सॉरी 14 हमने किया, क्वेश्चन नंबर 16। चलो कैन वी रीड द क्वेश्चन, लेट्स रीड। क्या दिया है, द फॉलोइंग फिगर्स हैव बीन एक्सट्रैक्टेड फॉर फाइनेंशियल अकाउंट्स ऑफ अ मैन्युफैक्चरिंग फर्म। ठीक है, फाइनेंस का इंफॉर्मेशन दे दिया है, फाइनेंस का कौन सा इंफॉर्मेशन दिया, तो डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम, डायरेक्ट वेजेस, फैक्ट्री ओवरहेड, जनरल एडमिन ओवरहेड, सेलिंग ओवरहेड, बैड डेट, प्रिलिमिनरी एक्सपेंस, लीगल चार्जेस। तो इतने तो एक्सपेंस है, यहां तक सारे एक्सपेंस है, तो ये तो मेरे पीएनएल अकाउंट में सारे डेबिट हो जाएंगे। तो अगर मैं आंसर बुक में यहां पर देखता हूं क्वेश्चन नंबर 16, ये मैं लिख के नहीं कर रहा हूं, ठीक है, आई विल जस्ट शो यू। ये रहे, देखो यहां पर वो लोग ने मटेरियल, वेजेस, फैक्ट्री ओवरहेड, फिर यहां पर सेल्स एंड क्लोजिंग स्टॉक ले लिया है,
direct material, wages, factory overhead. Then they have considered sales and closing stock of finished goods and WIP 3,20,000 and 2,40,000. तो यहां पर वो लोग को ग्रॉस प्रॉफिट मिल गया. इफ यू नो 11th स्टैंडर्ड में हम अकाउंट्स बनाते थे, पहले ग्रॉस प्रॉफिट लेते थे, फिर जो भी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस थे वो लेते थे, तो नेट प्रॉफिट मिलता था. तो यहां पर सेल्स एंड क्लोजिंग स्टॉक वो लोग ने ले लिया, तो दे गॉट अ ग्रॉस प्रॉफिट ऑफ 29,60,000. फिर बाकी के जितने भी एक्सपेंस थे वो सारे वो लोग ने कंसिडर किए, जैसे जनरल एडमिन ओवरहेड, सेलिंग ओवरहेड, बैड डेट, प्रिलिमिनरी एक्सपेंस एंड लीगल चार्जेस. तो जनरल एडमिन, सेलिंग, बैड डेट, प्रिलिमिनरी एंड लीगल चार्जेस, तो ये सारे एक्सपेंसेस कंसिडर कर लिए. और दो इनकम है, डिविडेंड एंड इंटरेस्ट, तो वो दोनों इनकम यहां पर कंसिडर कर ली, डिविडेंड एंड इंटरेस्ट. तो उनको नेट प्रॉफिट यहां पर मिला 12,90,000. तो एज पर फाइनेंस वो लोग ने प्रॉफिट पीएनएल अकाउंट बना लिया. अभी हम क्या करते हैं, अभी हम कॉस्ट शीट बना लेते हैं. कॉस्ट शीट के लिए कुछ इंफॉर्मेशन स्पेसिफिक दिया है, तो वी हैव बीन गिवन द कॉस्ट अकाउंट्स फॉर द सेम पीरियड रिवील दैट डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड इज 56 लाख रुपीस. तो यहां पर डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट बुक्स, फाइनेंस बुक्स में 50 लाख है, और कॉस्ट बुक्स में मेरा डायरेक्ट मटेरियल कितना है, 56 लाख है. करेक्ट. तो ये डिफरेंस है यहां पर. तो मैंने कॉस्ट बुक्स में जो मेरा डायरेक्ट मटेरियल है वो 56 लाख रुपीस कंसिडर किया है. वेजेस में कुछ फर्क है, तो वेजेस के लिए नो, कोई इंफॉर्मेशन नहीं दिया है, तो वेजेस में एज इट इज 30 लाख दिया है, तो 30 लाख ले लूंगा. तो यहां पर वेजेस 30 लाख ले लिया, तो मुझे प्राइम कॉस्ट मिल गया 86. प्राइम कॉस्ट के बाद वो लोग ने दिया है फैक्ट्री ओवरहेड इज रिकवर्ड एट 20% ऑफ प्राइम कॉस्ट. तो यहां पर मेरा प्राइम कॉस्ट 86 लाख आता है, तो फैक्ट्री ओवरहेड इज 20% ऑफ प्राइम कॉस्ट, तो 17,20,000 आ गया. तो मुझे यहां पर मिल जाएगा दिस इज ग्रॉस वर्क्स कॉस्ट. फिर मुझे ओपनिंग स्टॉक ऑफ WIP लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ WIP करना है. ओपनिंग स्टॉक ऑफ WIP तो क्वेश्चन में है नहीं, लेकिन क्लोजिंग स्टॉक ऑफ WIP दिया है क्वेश्चन में, ये रहा यहां पर है. क्लोजिंग स्टॉक ऑफ WIP इज 2,40,000. तो दे हैव कंसिडर्ड दैट क्लोजिंग स्टॉक ऑफ WIP 2,40,000 यहां पर. फिर हमें इससे मिल जाएगा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, बिकॉज वो क्यूरैप वाले कोई भी आइटम नहीं है. यहां पर जो एडमिन ओवरहेड दिया दैट इज जनरल एडमिन ओवरहेड, तो ये मैं कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के बाद कंसिडर करूंगा. ठीक है. तो मुझे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मिल गया. फिर ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स. ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स तो है नहीं, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स है, कितना है, तो क्वेश्चन में हमें यहां पर दिया है कि मैंने 1,20,000 यूनिट्स का सेल किया है एंड 4,000 यूनिट्स मेरे क्लोजिंग स्टॉक में पड़े हैं. तो टोटल मैंने 1,24,000 यूनिट्स प्रोड्यूस किए हैं. तो मेरा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन टोटल आता है 1,80,00,000, और मैंने टोटल गुड्स प्रोड्यूस किए हैं 1,24,000 यूनिट्स. तो अगर इसे मैं डिवाइड करता हूं ये दोनों फिगर्स को, तो मुझे क्या मिलेगा, 81.29 इज द कॉस्ट पर यूनिट. उसे मैं अगर 4,000 से मल्टीप्लाई करता हूं तो आई विल गेट वैल्यू ऑफ माय फिनिश गुड्स. फिनिश गुड्स का वैल्यू मिल गया. फिर एडमिन ओवरहेड एंड सेलिंग ओवरहेड. एडमिन ओवरहेड एंड सेलिंग ओवरहेड के लिए मैं इंफॉर्मेशन क्या दिया है, एडमिन ओवरहेड इज रिकवर्ड एट ₹6 पर गुड सोल्ड and selling and distribution overhead is recovered at ₹8 per good sold. So admin overhead will be 1,20,000 into 6, selling overhead will be 1,20,000 into 8. तो हमें यहाँ पर admin and selling overhead मिल गया, तो हमें total cost of sales मिल जाएगा. सेल्स की वैल्यू तो हमारे पास है टोटल 1,20,00,000 क्वेश्चन में दिया है. तो ये जो बैलेंसिंग फिगर मिला 565, 160, ये हमें कॉस्टिंग प्रॉफिट मिल गया. इजी, सिंपल. अभी कॉस्टिंग प्रॉफिट मेरा आया है 565, 160, और मेरा फिनेंस का प्रॉफिट आया है 12,90,000. तो ये जो 6-6.5 लाख का डिफरेंस है उसे मुझे रिकंसाइल करना है. चलो रिकंसाइल कर लेते हैं. कैसे रिकंसाइल करेंगे, मेमोरेंडम ऑफ रिकंसिलिएशन अकाउंट इजी लग रहा है कि लॉजिकली सोच के ऐड लेस करना इजी लग रहा है? आपको जो भी कंफर्टेबल है आप कर सकते हो. हम पहले यहाँ पर लॉजिकली सोच के कर लेते हैं, और पैरेलली हम मेमोरेंडम ऑफ रिकंसिलिएशन अकाउंट भी बना लेते हैं आपके लिए रफ में. तो विच एवर इज ईजी फॉर यू, यू कैन गो अहेड विद दैट. चलो हम एक एक देख लेते हैं. सबसे पहले आ जाते हैं मटेरियल में. मटेरियल में डिफरेंस है, ओके नहीं, पहले तो प्रॉफिट लिख लेते हैं. कॉस्टिंग प्रॉफिट कितना है भाई मेरा, 565, 160 प्रॉफिट. दिस इज माय कॉस्टिंग बुक्स, मेमोरेंडम ऑफ रिकंसिलिएशन अकाउंट. 565, 160 करेक्ट. 565, 160. अभी एक एक आइटम जाते हैं. चलो मटेरियल कितना है, यहां पर 50 लाख है, यहां पर 56 लाख है, यानी 6 लाख का डिफरेंस है. यानी कॉस्ट बुक्स में मैंने मटेरियल 6 लाख से ज्यादा रिकॉर्ड किया है.
एक्सपेंस अगर मैंने ज्यादा रिकॉर्ड कर दिया, इसका मतलब प्रॉफिट क्या हो गया मेरा, कम हो गया रहेगा कॉस्ट बुक्स में। तो प्रॉफिट अगर कम हो गया रहेगा तो मुझे ऐड करना पड़ेगा, हेंस आई विल ऐड 6 लाख रुपीस। तो यहां पर ये प्रॉफिट मैंने लिख लिया, एक्सेस ऑफ मटेरियल कंजम्पशन 6 लाख रुपीज विल बी एडेड, करेक्ट। और अगर इससे ही मुझे मेमोरेंडम ऑफ अकाउंट में लॉजिकली लिखना है तो कैसे लिखूंगा, एक्सपेंस ज्यादा रिकॉर्ड हो गया है, तो अगर डेबिट ऑलरेडी ज्यादा कर दिया तो अभी उसे क्रेडिट कर दो, एक्सपेंस ज्यादा रिकॉर्ड हुआ है तो क्रेडिट कर दो। तो यहां पर मटेरियल को मुझे क्रेडिट करना पड़ेगा 6 लाख। फिर नेक्स्ट आ जाता है, नेक्स्ट यहां पर क्या दिया है, वेजेस, तो ये 30 लाख है और यहां पर भी वेजेस 30 लाख है, तो ये तो सेटल्ड है। फिर आ जाते हैं फैक्ट्री ओवरहेड, यहां पर फैक्ट्री ओवरहेड 16 लाख है, यहां पर फैक्ट्री ओवरहेड 17,20,000 है। तो कॉस्ट बुक्स में अगर 17,20,000 यानी एक्सपेंस ज्यादा रिकॉर्ड हो गया, एक्सपेंस ज्यादा रिकॉर्ड हुआ यानी कॉस्टिंग का प्रॉफिट कम रिकॉर्ड हुआ है, कॉस्टिंग का प्रॉफिट कम है तो मुझे कॉस्टिंग का प्रॉफिट बढ़ाना पड़ेगा। कितने से बढ़ाना पड़ेगा, 16 लाख एंड 17,20,000, 1,20,000 से मुझे प्रॉफिट ऐड करना पड़ेगा। तो यहां पर अगर हम देखते हैं तो फैक्ट्री ओवरहेड 1,20,000 भी वो लोग ने ऐड किया है। यही मेमोरेंडम ऑफ रिकंसिलिएशन अकाउंट बनाना हो तो लॉजिकली क्या है, एक्सपेंस ज्यादा रिकॉर्ड हो गया यानी ज्यादा डेबिट कर दिया तो अभी क्रेडिट कर दो। तो यहां पर फैक्ट्री ओवरहेड 1,20,000 क्रेडिट कर दिया क्योंकि ज्यादा रिकॉर्ड हो गया था। फिर यहां पर और एक्सपेंसेस एक एक देख लेते हैं। क्लोजिंग स्टॉक में फर्क है, WIP का क्लोजिंग स्टॉक यहां पर 2,40,000 है और यहां पर भी कितना था, 2,40,000 है। तो चलो इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। ग्रॉस प्रॉफिट खत्म हो गया, सेल्स सेम है तो ये भी हो गया। जनरल एडमिन ओवरहेड में आ जाते हैं। जनरल एडमिन ओवरहेड यहां पर 7 लाख है और अपने कॉस्ट शीट में जनरल एडमिन ओवरहेड कितना है, यहां पर एडमिन ओवरहेड है 7,20,000। 7 लाख एंड 7,20,000 यानी कॉस्ट बुक्स में प्रॉफिट एक्सपेंस ज्यादा रिकॉर्ड हो गया है। फाइनेंस बुक्स में 7 लाख है, यहां पर 7,20,000 है यानी 20,000 से एक्सपेंस ज्यादा रिकॉर्ड हो गया। एक्सपेंस ज्यादा रिकॉर्ड हो गया इसका मतलब प्रॉफिट क्या हो गया, प्रॉफिट कम हो गया है। एक्सपेंस ज्यादा रिकॉर्ड हुआ यानी प्रॉफिट कम हुआ है तो प्रॉफिट में ऐड करना पड़ेगा। तो अगेन एडमिन ओवरहेड विल बी एडेड 20,000। सिमिलरली यहां पर एक्सपेंस ज्यादा रिकॉर्ड हो गया तो अभी क्रेडिट मार दो, तो एडमिन ओवरहेड विल बी क्रेडिटेड बाय 20,000। फिर सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड क्या हुआ है देख लेते हैं। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड मेरा यहां पर है 9,60,000 एंड कॉस्टिंग के बुक्स में है 9,60,000। परफेक्ट, दोनों में सेम है तो इसमें तो कोई एडजस्टमेंट ही नहीं है। परफेक्ट। फिर अभी बचा क्या, फिनिश गुड्स। फिनिश गुड्स यहां पर है 3,25,160। फिनिश गुड्स यहां पर है 3,20,000। फिनेंस बुक्स में फिनिश गुड्स 320 है, कॉस्ट बुक्स में फिनिश गुड्स 325,160 है यानी यहां पर कॉस्टिंग के बुक्स में 5,160 से अपना क्लोजिंग स्टॉक ज्यादा है। क्लोजिंग स्टॉक इज लाइक इनकम, इनकम ज्यादा रिकॉर्ड कर दिया है। अगर इनकम ज्यादा रिकॉर्ड कर दिया है, स्टॉक ज्यादा रिकॉर्ड कर दिया, इसका मतलब प्रॉफिट बढ़ गया है। प्रॉफिट बढ़ गया है तो प्रॉफिट को कम करना पड़ेगा, तो इसे लेस कर दो। तो यहां पर अगर हम देखें तो वो लोग ने क्लोजिंग स्टॉक होगा उसे लेस किया होगा। ओवर वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक बाय 5,160 दे हैव डिडक्टेड, तो ये लेस कर दिया। सिमिलरली मेमोरेंडम ऑफ रिकंसिलिएशन अकाउंट में लॉजिक क्या है, ऑलरेडी क्लोजिंग स्टॉक आपने कॉस्टिंग बुक्स में ज्यादा रिकॉर्ड कर दिया है 5,000 से, यानी यहां पर 5,000 से ज्यादा क्रेडिट हो गया तो अभी डेबिट मार दो क्लोजिंग स्टॉक को, 5,160 से डेबिट मार दो, करेक्ट। चलो अभी बचा क्या, अभी अगर हम फाइनेंस बुक्स में देखें तो बेड डेट्स, प्रिलिमिनरी एक्सपेंस एंड लीगल चार्जेस, ये 3 एक्सपेंसेस कॉस्ट बुक्स में रिकॉर्ड ही नहीं हुए हैं। कॉस्ट बुक्स में एक्सपेंसेस रिकॉर्ड ही नहीं हुए, इसका मतलब क्या, कॉस्ट बुक का प्रॉफिट ज्यादा है, ये 3 एक्सपेंसेस कॉस्ट बुक्स में गए ही नहीं है। तो ये 3 एक्सपेंस अगर कॉस्ट बुक्स में गए ही नहीं है तो उसका प्रॉफिट उतना ज्यादा है तो प्रॉफिट में से कम कर दो। तो 80,000, 40,000 एंड 10,000 क्या करना पड़ेगा, प्रॉफिट में से डिडक्ट करना पड़ेगा। तो यहां पर 80,000, 40,000 एंड 10,000 बेड डेट्स, प्रिलिमिनरी एक्सपेंस एंड लीगल चार्जेस, तीनों क्या किया है, प्रॉफिट में से डिडक्ट कर दिया है। सेम मेमोरेंडम ऑफ रिकंसिलिएशन अकाउंट में ये एक्सपेंसेस कॉस्टिंग बुक्स में रिकॉर्ड ही नहीं हुए तो एक्सपेंस रिकॉर्ड करो, एक्सपेंस रिकॉर्ड करो यानी डेबिट करो। तो यहां पर 80,000, 10,000 एंड और एक कौन सा एक्सपेंस था, 80,000, 40,000 एंड 10,000, 40,000, ये 3 एक्सपेंस गए ही नहीं है यहां पर तो डेबिट कर दो तीनों एक्सपेंस, तो हमने डेबिट साइड लिख लिए। फिर और कुछ बचा है, हाँ इनकम्स, ये जो डिविडेंड एंड इंटरेस्ट, ये दो इनकम है 1,20,000 की, ये दो इनकम रिकॉर्ड ही नहीं हुई है कॉस्ट बुक्स में। फाइनेंस बुक्स में डिविडेंड एंड इंटरेस्ट इनकम जैसे रिकॉर्ड हुई है वैसे कॉस्ट बुक्स में इनकम रिकॉर्ड ही नहीं हुई। अगर इनकम रिकॉर्ड नहीं हुई यानी प्रॉफिट हमारा कम है तो प्रॉफिट बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि इनकम रिकॉर्ड नहीं हुई तो इनकम रिकॉर्ड करो, प्रॉफिट उतना बढ़ा दो, तो ऐड करना पड़ेगा। इसलिए हमने 1,20,000 प्रॉफिट में ऐड कर दिया।
वैसे ही मेमोरेंडम ऑफ रिकंसिलिएशन में अकाउंट में अगर इनकम रिकॉर्ड ही नहीं हुई तो इनकम रिकॉर्ड करो, क्रेडिट करो। तो यहां पर ये 1,20,000 हम ऐड कर देंगे। तो अगर आप ये पूरा सॉल्व करते हो तो आपका ये जो प्रॉफिट है वो क्या हो जाएगा, रिकंसाइल हो जाएगा। एड लेस, अगर आपको क्या ऐड करना है क्या लेस करना है समझ में आ गया तो रिकंसिलिएशन अकाउंट एकदम क्लियर है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया है। कमेंट सेक्शन में मुझे बताना आपको ये रिकंसिलिएशन वाला पार्ट कैसा लगा, क्योंकि एग्जाम में रिकंसिलिएशन वाला पार्ट पूछते हैं। अगर आपको अच्छे से समझ में आ गया है, इफ यू लाइक माय टीचिंग देन डू कमेंट। आपके कमेंट्स में पढ़ता हूं एंड इट रियली मोटिवेट्स मी। अगर कोई इंप्रूवमेंट्स है, फीडबैक्स है तो भी मुझे बताना, आई एम ओपन टू इट, आई एम श्योरली इंप्रूव माई सेल्फ। और कोई हेल्प भी अगर आपको चाहिए तो मुझे जरूर बताना। और अगर आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है देन डू हिट द लाइक बटन। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है देन डू हिट द सब्सक्राइब बटन सो दैट यू डोंट मिस आउट ऑन ऑल द इंटरेस्टिंग वीडियोस दैट आर कमिंग। और अगर आपने अपने दोस्तों के साथ भी ये वीडियो शेयर नहीं किया है देन अपने सारे दोस्तों के साथ ये कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम के जो तीनों पार्ट्स है वो शेयर कर देना। आई होप ये जो फर्स्ट सेशन के स्टार्ट में मैंने आपको कहा था कि ये चैप्टर बहुत स्टूडेंट्स को कंफ्यूजिंग लगता है, बट नाउ आई एम श्योर एंड आई होप यू आर ऑल्सो कॉन्फिडेंट कि ये तीनों सेशंस देखने के बाद ये भी चैप्टर आपके लिए एकदम क्रिस्टल क्लियर हो गया है। अगर आपको पसंद आया हो तो डू कमेंट एंड आई एम श्योर अभी आपको कोई डाउट्स ये चैप्टर में नहीं रहेंगे। ये चैप्टर ईजी है, लॉजिकल है, हमने लॉजिक्स के साथ समझा है एंड आई होप आपको एकदम अच्छे से समझ में आ गया है। ठीक है, चलो मिलते हैं अगले चैप्टर में। तब तक के लिए कीप स्माइलिंग, बी हैप्पी, स्टे मोटिवेटेड एंड कीप स्टडिंग। बाय बाय।